से, आप इल्म की वजह से या नॉलेज की वजह से आप जो है वो दुनिया चेंज कर सकते हैं। तो आप जो है वो मेहनत, लगन और अपनी जो कामयाबी का राज है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो आप मुसलसल करते रहें। जो मुसलसल कदम बढ़ाते रहते हैं, कामयाबी यकीनन उनकी जो मंजिल है उस तक ले जाती है उन्हें। सबसे पहले एजुकेशन के टॉपिक्स है हमारे पास। एजुकेशन को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचर सेंटर। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, टीचर सेंटर में है कि टीचर सेंटर एक ऐसी अप्रोच है हमारे पास जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट जो है वो हमारा पैसिव होता है। आप यूं समझ लें टीचर सेंटर और लेक्चर मेथड जो है वो सेम टू सेम है, जहाँ पे टीचर जो है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा होती है और स्टूडेंट जो है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती है। यानी कि हमारा टीचर जो है वो बोल रहा होता है और स्टूडेंट जो है जस्ट उसको सुन रहा होता है। ठीक है, तो आपने टीचर सेंटर में टीचर सेंटर में टीचर जो है वो एक्टिव होता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल वो जो हमारी वेसल्स हैं, खाली वेसल्स विदाउट ब्लड जो हैं वो होती हैं, और उसमें जो है सर्कुलेशन के लिए हमें पावर, हमें जो है ताकत चाहिए होती है। तो वो जो टीचर है बिल्कुल वहाँ टीचर सेंटर में टीचर जो है वो एक्टिव होता है और बच्चे जो है वो पैसिव होते हैं और वो नॉलेज जो है हम तक पहुंचा रहा होता है, हमें डिलीवर कर रहा होता है। ठीक है, एक लेक्चर के अंदाज में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इस मेथड में हमारा टीचर्स के साथ। ठीक है, यानी बच्चे और स्टूडेंट, बच्चे और टीचर के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, कोई थर्ड पाथवे नहीं है, तीसरा पाथवे नहीं है या इनडायरेक्ट पाथवे हमारे पास नहीं है इस मेथड में टीचर सेंटर अप्रोच के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। आजकल स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को बहुत ज्यादा जो है प्रेफर किया जाता है, इसकी बहुत डिमांड है, इसको बहुत माना जाता है। इसको आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड से भी रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर में क्या है कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उनका इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो तकरीबन बराबर होती है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर में टीचर जो है वो पैसिव मूड में होता है और जो स्टूडेंट है वो एक्टिव मूड में होता है, यानी उसकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है टीचर की निस्बत। टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करे, वो इन्वॉल्व हो, वो डिस्कशन का पार्ट बने, वो टीम्स के साथ मिलकर काम करे और उस क्विज में क्विज में आंसर करे, वो रिस्पॉन्स करे। ठीक है, वो चाहता है कि उसका बताया हुआ जो लेसन है या जो वो पढ़ाना चाह रहा है, जो वो बताना चाह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अगर वो पूछे तो बच्चा रिस्पॉन्स करे। स्टूडेंट सेंटर में ये अप्रोच है। आजकल इसी स्टूडेंट सेंटर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा डिमांड की जाती है इसकी। हाई टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये है कि यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे AV8 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग AV8 में हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं और उसके अलावा अपने iPad यूज कर सकते हैं, अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। AV8 से मुराद हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम कुछ जो वो मटेरियल हमारा जो कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट से थोड़ा सा हटके हो, उस जैसा नहीं होना चाहिए, वो हाई जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग मेथोडोलॉजी उसमें आ जाता है। लो टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड है, एक ऐसा रवायती अंदाज है पढ़ाने का, जहाँ पे एक ऐसी अप्रोच है पढ़ाने की जहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट का फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हमारे सामने वो खड़े होते हैं और वो हमें समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, अपना नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं। ठीक है, अब जो टर्म टीचिंग मेथोडोलॉजी की है वो रेफर की जाती है ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स या फिर कैटेगरीज को जो कि मैनेजमेंट करती है किसकी, पेडागोजी की, यूज की जाती हैं जब क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हों। आपने याद रखना है कि एक ऐसी टर्म है टीचिंग मेथोडोलॉजी जब जर्नल प्रिंसिपल्स या कैटेगरीज को आप पेडागोजी यानी कि जो पढ़ाई है या तालीम है या एजुकेशन है उसकी मैनेजमेंट के साथ इसको इंटरेक्ट किया जाता है। यानी कि क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और बच्चे जो हैं उसके बरक्स बिल्कुल या उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है जाके हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हमें बताते हैं। तो ये जाके हम लोगों का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है मेथोडोलॉजी का। और यहाँ पे ये ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा जो टीचर है या जो टीचर है लेसन जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करे, अपने आप को सुनने पर मजबूर कर दे। टीचर का टेक होता है, ठीक है, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं
ठीक है, जो टीचर अपनाता है वो चाहे तो उसके बच्चे उसको सुनने पर मजबूर हो सकते हैं। शर्त ये है कि वो अपना पढ़ाने का अंदाज कुछ बेहतर करे, या फिर वो अंदाज इस तरह से करे कि आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो हैं वो टैब पे देखी हुई चीज या कोई वीडियो में देखी हुई चीज बिल्कुल नहीं भूलते। जो टीवी में देखी हुई कहानी है, बचपन में आपने देखा होगा, आपका भी बचपन गुजरा होगा, तो आपको जो बचपन में कहानियां देखी जाती हैं, बताई जाती हैं, वो जहन नशीन हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इस तरह, वो उनके जहन नशीन होने का एक मकसद है कि उनको बताने का अंदाज इस तरह से, बताने का जो अंदाज है वो इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल रच बस जाती हैं बच्चों के जहन में। ठीक है, तो आपके पास जो है इंस्ट्रक्शंस का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपको सुनने पर मजबूर हो जाएं, और आपका पॉइंट जो है वो फोकस पे होना चाहिए। आप बच्चों पे इस कदर फोकस करें कि आपकी बात जो है उन्हें समझ आ जाए। टीचिंग मेथोडोलॉजी में इफेक्टिव टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव टीचिंग आपने कैसे बनानी है? इफेक्टिव टीचिंग जो है वो हमें इस तरह से बतानी है, हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, और वो हमारे मेथड से होगी। अगर हम चाहें तो हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड अपना सकते हैं, एक्टिविटीज का यूज कर सकते हैं, हम लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं, हम लेक्चर मेथड को इस तरह से पढ़ा सकते हैं कि हम अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर लें, हम टीचर सेंटर अप्रोच को अपना सकते हैं, हम स्टूडेंट सेंटर अप्रोच को अपना सकते हैं, और उसके अलावा हम हाई टेक जो टीचिंग AV8 हैं उनको भी अपनाया जा सकता है। बस हमारे पास हाई टीचिंग के लिए जरूरी है कि मटेरियल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, और हर एक टीचिंग मेथोडोलॉजी के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो टीचर सेंटर में है कि टीचर सेंटर एक ऐसा स्टेज है हमारे पास, एक ऐसा मेथड है हमारे पास जहां पे स्टूडेंट्स को टीचर्स सर्व एज अ अथॉरिटी फॉर देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर के पास अथॉरिटी होती है जो बच्चों को सर्व कर रहा होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट टेंड टू रिसीव द नॉलेज पैसिवली बाय लिसनिंग द लेक्चर, जो कि टीचर डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है, और बच्चे जो हैं उसको बहुत आराम से सुनने के बाद पैसिव मूड में बैठते हुए उसको सुन रहे हैं। यहाँ पे टीचर एक्टिव है बिकॉज इट्स टीचर सेंटर। ठीक है, और फिर वहां पे क्या होगा कि जो वो गोल टीचिंग से हमने अपनाने, हमारा मकसद है, जो एम्स हैं, जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, वो हम लोगों को मिल जाएंगे। किस तरह से? अगर हम पढ़ाने के डायरेक्ट बाद उनसे असेसमेंट ले लें, अवेलुएट कर लें, उनको जायजा ले लें, उनसे कुछ जबानी सुन लें। ठीक है, इस तरह से कि हम लोगों का पढ़ाया हुआ क्या उन्हें समझ आया है या नहीं आया। अब टीचर सेंटर जो हमने पढ़ा, टीचर सेंटर की जो एडवांटेजेस हैं उसमें क्या है हमारे पास कि उसकी अरेंजमेंट कंटेंट की, एजुकेशनल जो भी पढ़ाने का कंटेंट हमारे पास होता है उसकी लॉजिक जो है उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं, या फिर उसमें कॉपरेशन बहुत ज्यादा होती है, उसका फोकस होता है सब्जेक्ट कंटेंट पे। अगर कोई एक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक साइंस है, तो साइंस का ही उसमें मटेरियल होगा। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और अगर डिसएडवांटेजेस है, बहुत लिमिटेड सा कंटेंट होता है, सिर्फ बुक तक महदूद होता है, सिर्फ एक सवाल जवाब एक्सरसाइज तक महदूद होता है। ठीक है, या उसकी जो टीचर्स हैं वो फुल डिपेंड कर रहे होते हैं अपने टीचर्स पे, स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, और समेटिव असेसमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाने के बाद क्या होगा, हम एक टर्म के बाद, दूसरी टर्म के बाद, 6 माह के बाद, 4 माह के बाद एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड जो हमारे पास सिलेबस है वो पढ़ाएंगे, और उसका पेपर बनाएंगे या एग्जाम ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो हम बच्चों से ले लेंगे। तो हमारे पास समेटिव असेसमेंट हो जाएगी डिसएडवांटेजेस में। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को अपनाएं। उसका भी आगे एक पॉइंट है, मैं उस पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ कि फॉर्मेटिव क्यों बेहतर है समेटिव से। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर में एक ऐसा मेथड है जहां पे बोथ टीचर्स और लर्नर्स जो है बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मोर और लेस इक्वल वे। ठीक है, जहां पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जहां पे दोनों की पार्टिसिपेशन होती है, टीचर और जो लर्नर है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, दोनों डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट सेंटर में ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, तभी जाके उसका जो है पढ़ाने, उसका जो बताया जाता है उसको, वो हम उससे सुनने के बाद जज कर सकते हैं, उससे एवेलुएट कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं कि क्या हमारा बताया हुआ समझ आया या नहीं। द टीचर मेन रोल इज कोचिंग टू फैसिलिटेट। अब यहाँ पे टीचर क्या है, वो सिर्फ टीचर नहीं होता, वो हमारी तरबियत के साथ साथ हम लोगों को ये बता रहा होता है कि उसको फैसिलिटेट कैसे करना है, उसके बाद उसको एजुकेट कैसे करना है, उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसकी शख्सियत का निखार जो है, उसमें शख्सियत की में जो निखार है वो उसको मैनर्स कैसे सिखाने, उसकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग कैसे करनी है। मकसद बात बताने का ये है कि एक टीचर जो है वो सिर्फ पढ़ाने नहीं जाता, वो पढ़ाने के साथ साथ हमें फैसिलिटेट भी करता है, हमें एजुकेट भी करता है, हमारी पर्सनालिटी पे भी तवज्जो देता है, हमें आदाब भी सिखाता है,
ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर हम बच्चों को फॉर्मली या इनफॉर्मली असेस कर देते हैं, ठीक है। इन स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में क्या है कि टीचर गाइड करता है और उसके बाद बच्चे जो हैं उस पर एक्ट कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस में है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक ऐसी फॉर्म का मतलब होता है बन जाना, ठीक है, बनाया जाना, बेसिक अर्लियर स्टेज, ठीक है। यानी कि बहुत पहले आप स्टेज हमारे पास जो अर्लियर है उस पे हम बच्चों को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको निखार रहे हैं, उनकी शख्सियत पे काम कर रहे हैं, मैनर सिखा रहे हैं, तालीम सिखा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है या फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो है वो समेटिव असेसमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर है, उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका डेली बेसिस पे टेस्ट ले लेना चाहिए, आइदर इट इज क्विज या आप रिटन, अगर आपके पास टाइम है आप ले लें, आप जज कर लेंगे, आप एवेल्युएट कर लेंगे आपका बच्चा कहाँ पे मुश्किल का सामना कर रहा है, ठीक है। तो इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद ये एक बहुत मीनिंगफुल हो जाता है हमारे लिए कि हमने जो पढ़ाया है वो क्या, उसका रिजल्ट जो है, क्या आउटकम्स जो है हमें मिल रहे हैं या नहीं। डिसएडवांटेज में है कि स्पेशल टीचर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उसमें, कि एक टीचर है जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, उसके पास मल्टीपल स्किल्स नहीं है, या उसकी जो महारत है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। इट कैन डिफिकल्ट टू फॉर द सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना, और उन बच्चों की अपनी पर्सनल जो है वो डिमांड्स होती हैं कि हमें इस अंदाज में पढ़ाया जाए, हम पे ज्यादा तवज्जो दी जाए या हमें ज्यादा प्रेफर किया जाए। यानी कि आपकी क्लास में हाई अचीवर भी बच्चे होते हैं, लो अचीवर भी बच्चे होते हैं। आपका मकसद ये है कि आपका लो अचीवर बच्चा हाई अचीवर तक पहुंच जाए। आपने देखना है कि आपका लो अचीवर बच्चा किस तरह से हाई अचीवर तक पहुंचेगा, आप क्या करेंगे कि आपका बच्चा लो अचीवर जो है वो, देखिए हाई अचीवर बच्चा जो है अगर वो पास होकर फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, डजंट मैटर, वो तो हाई अचीवर में ऑलरेडी आ रहा है या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। आपकी परफॉर्मेंस कहां से आउटस्टैंडिंग होगी, जब आपका लो अचीवर बच्चा आपके हाई अचीवर के बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों की अचीवमेंट होगी। अब यहाँ पे दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड्स या जो भी हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग द वेरियस मींस ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग प्रोसेस है एक, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, एक स्टेशन है जो दिया गया है, जहाँ पे हम लोग वेल डिसिप्लिन, वेल डिफाइंड अंदाज में जो है अपना जो प्रोसेस है तालीम का, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें इन्वॉल्व होकर उसको मुकम्मल कर सकते हैं। एडवांटेजेस में है कि बहुत ज्यादा बेटर होता है इसके नॉलेज का रिटेंशन या अटेंशन जो भी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की, उनकी प्रैक्टिस की जाती है और वो कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्किल्स हैं वो चाहे साइकोमोटर स्किल्स हैं, चाहे उनकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो बेहतर हो जाती हैं, चाहे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी उनके बात करने का अंदाज है, उनके मैनर्स हैं, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा हम इसमें स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारा मकसद जो है वो थोड़ा सा हट जाता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोग जो है एक जैसे वो आर्मी की ट्रेनिंग टाइप सिस्टम होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है, वो इतना ज्यादा उसमें इतना ज्यादा बच्चे शायद एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के बाद भी बात जो है वो समझा नहीं पाते, ठीक है, और इसकी ज्यादा हाई जो है वो कॉस्ट होती है जिसको बाज जो है अपना नहीं सकते हैं। अब हमारे पास लो टीचिंग मेथड है या लो टेक्नोलॉजी अप्रोच है, उसमें मोर ट्रेडिशनल सा मेथड है एक हमारे पास, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है एक टीचर का और एक बच्चे का, जहाँ पे खड़े होकर उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, एजुकेट किया जाता है। एडवांटेजेस में है कि बेटर डेवलपमेंट होती है उसकी स्किल्स की, उसकी राइटिंग स्किल्स की, उसकी स्पेलिंग स्किल्स की, उसकी लैंग्वेज स्किल्स की, फोकस होता है ऑन द स्टडी टॉपिक, यानी स्पेसिफिक है, लिमिटेड है और बहुत सस्ता सा तरीका है जहाँ पे एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। डिसएडवांटेजेस में लैक ऑफ टूल्स, यहाँ पे हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी की तरह कोई प्रोजेक्टर नहीं है, कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, कोई टैब का यूज नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई हमारे पास AV एड्स नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई मॉडल्स नहीं है, चार्ट्स नहीं है, और ये चीजें हमारे पास इसका टूल्स की जो है ना वो कमी है। आप बताइएगा, मेरा लैपटॉप की आवाज आ रही है, वीडियो यहाँ पे प्ले करनी है मैंने। मिस नगीना, आवाज आ रही है वीडियो की? जी मैम, वीडियो की आवाज नहीं आ रही, आप एक दफा स्क्रीन ऑफ करके ऑडियो ऑन करें। ठीक है, मैं करती हूँ। A जी, अब chalkboard, आ रही है? a desk, the homework, the books. The day begins यस and आ रही है मैम। ठीक है। ends when the bells ring.
For centuries now, this has defined what all of us think about school. We have come to believe that this is the one way that students will learn. And with that belief, we have taught all of our students in pretty much the exact same way. But the world has changed, and what it means to be ready to succeed in the future has also changed. That means our model of learning must change. It's happening now, and it needs to happen even more. In more places, for all students, especially. देखिए यहाँ तक जो वीडियो आपको दिखाई गई है या बताई गई है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपका जो बच्चा है वो पहले आप उसको पॉलिश करें, आप उसकी ग्रूमिंग करें और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो डाइस तक पहुंचने के काबिल हो जाए, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, ठीक है, तभी वो आगे जाएगा। A chalkboard, a desk, the homework, the books. The day begins and ends when the bells ring. For centuries now, this has defined what all of us think about school. We have come to believe that this is the one way that students will learn. And with that belief, we have taught all of our students in pretty much the exact same way. But the world has changed, and what it means to be ready to succeed in the future has also changed. That means our model of learning must change. It's happening now, and it needs to happen even more. In more places, for all students, especially for those for whom the current system isn't working. There is strong data that shows we need to rethink learning. Like remodeling a house, we're not just adding a new coat of paint, we're updating the outdated parts and making it more modern and efficient, strengthening what works and fixing what doesn't. Gone are the days when some students can excel and others just get by. Our society needs all kids to excel at high levels. And to make this happen, we need to engage our students like never before. This is student-centered learning. It incorporates a student's skills and interests into the learning process, making the experience more personalized and involving the student in his or her own future. What makes this work? There are 4 key principles of student-centered learning. Number 1, learning is personalized. Personalized learning happens when teachers know students, have strong relationships with them, and can meet students where they are in their development. Number 2, learning is competency-based. Learning is about the information and skills a student has mastered, not just moving through a curriculum. In a competency-based system, students can proceed at their own pace in every subject, enabling teachers to respond to individual needs, interests, and challenges. Number 3, learning happens anytime, anywhere. Students will often make important discoveries about themselves and the world around them when they learn beyond the traditional school day and outside the traditional school walls. Learning doesn't start and stop when the bells ring. And number 4, the last key to student-centered learning is students take ownership. Don't make a decision about students without students. They play a direct role in their own success, actively engaging with the process to ensure the impact is lasting and meaningful. For student-centered learning to work, all 4 of these principles must work together. This is not an a la carte approach. It's reimagining education so it works for all students. The fact is, our world is changing. And with the latest in child development research, we know better than ever before how children and young adults learn. The facts are there, and they point to the need for a new system of learning designed around each student. And when this student becomes stronger and more focused, all of us will benefit from a new generation that is contributing to our communities and our world in so many ways. This is student-centered learning. तो आपको समझ आ गई होगी कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच जो है वो क्या होती है। उसने बहुत अच्छे से बताया कि एक स्टूडेंट या हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से आते हैं और उनको कैसे पॉलिश किया जाता है, उनके टैलेंट को कैसे निखारा जाता है, उसके बाद उनको उन पर फोकस किया जाता है। फोकस करने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो खुद एतमादी आ जाती है, ठीक है। खुद एतमादी के बाद वो अपने आप को काबिल, किसी चीज के काबिल समझने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने आगे फ्यूचर में या उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए
उन्होंने कौन सा रास्ता किस तरह से अपनाना है। इंक्वायरी बेस्ड मेथड है हमारे पास। इंक्वायरी बेस्ड मेथड में क्या होता है कि सपोर्ट की जाती है, गाइड किया जाता है, हेल्प किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड को अपनाएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और प्रोजेक्ट वर्क के बाद अपना इंटरेस्ट बताएं। उनका इंटरेस्ट कैसे होगा कि कोई भी जब लेक्चर डिलीवर कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, तो उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर से, उनके सवालात जवाबात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस हद तक डेवलप कर सके हैं आप। यहाँ हमारे पास है ये इंक्वायरी बेस्ड मेथड में कि आपने आस्क पूछा जाता है, ठीक है, सवालात किए जाते हैं। फाइंड द क्वेश्चंस दैट मैटर्स, कि कौन से सवालात हैं जो आपने पूछने, मतलब वो स्टूडेंट आपका जो पूछ रहा है और उसको कैसे हैंडल करना है। सो हमारा मकसद पहला सबसे क्या है कि बच्चा पूछने पर मजबूर हो जाए, सीखने पर, सवालात करे। जो बच्चा जितना सवालात करता है उतना ज्यादा सीखता है। विच कैन आइदर टीचर और स्टूडेंट जनरेटेड, जो टीचर या स्टूडेंट ने जनरेट किए हैं। सेकंड पे हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि गैदर की जाती है इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक एरिया से। आप जो भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद या आप उन्हें कोई टास्क देते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि ये आपने डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लेके आनी है, मतलब वो टास्क आपका बताया हुआ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि आप उस बच्चे को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आपका दिया हुआ टास्क उसे खोजने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है, तलाश करने की सलाहियत उसमें बढ़ रही है। जब वो खोजेगा, तलाश करेगा, रिसर्च करेगा, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी वो आपको आकर बताएगा और फिर उस पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब जासूसी करेगा, ठीक है, और उसमें ये स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेप है हमारा इंक्वायरी बेस्ड मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रिएट। अब जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले उसने पूछा, आपने टास्क दिया, उसके बाद वो क्रिएशन, यानी कि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की सलाहियत और क्रिएट करना। जैसे कि कल हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ा था कि बच्चा जो है उसको पहले नॉलेज उसका परखा जाता है, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, फिर वो इस काबिल हो जाता है, फिर वो करके दिखाता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो है उसकी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। क्रिएट करेगा आप, वो कोई भी शेप है, शेप द न्यू थिंग्स या न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दी उसको, वो स्टूडेंट उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। क्रिएट अ प्रोडक्ट, कोई भी नई चीज बनाने के काबिल हो जाएगा, यानी कि पेपर पे, पेंसिल पे या प्रेजेंटेशन के थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। उसका क्रिटिकल थिंकिंग का जो काम है वो होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है डिस्कशन। डिस्कशन से वो ज्यादा सीखेंगे, जिस कदर ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा वो सीखेंगे। डिस्कशन में क्या होता है, एक दूसरे से बात करने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगेंस्ट जा रहे होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो उसकी फेवर में जा रही होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं, एडवांटेजेस में जा रही होती हैं, कुछ होती हैं जहां पे वो डिसएग्री करते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, डिसएडवांटेजेस में जा रहे होते हैं। उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन। हमने अब उसको एवेलुएट करना है। आपने बताया, टास्क दिया, क्रिएशन की, और उसके बाद उसने पार्टिसिपेट किया, फिजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, पार्टिसिपेशन हुई, एक्सपेरिमेंट उसने करने के बाद, वो फिजिकल पार्टिसिपेट करने के बाद वो सीख गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसका रिफ्लेक्शन लेना है, लुकिंग ओवर द इनसाइट एंड आस्किंग व्हाट दे हैव लर्नड। अब आपने उनसे पूछना है कि वो क्या सीख चुके हैं, ठीक है। वैसे भी आपको उनके सवालात जवाबात से अंदाजा हो जाएगा कि आपका बच्चा जो है या बताया गया सबक जो है वो किस हद तक समझ में आ गया है, किस हद तक वो सीख गया है, और कहाँ तक आप व्हाट दे शुड बी डन, कहाँ तक वो कर चुके हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है। ये थी हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड मेथड। पर्सनलाइज्ड लर्निंग में है हमारे पास कि स्टूडेंट फॉलो करते हैं लेसन प्लान को, और उसके बाद जो है उनकी जो एबिलिटीज हैं उनको तराशा जाता है, ठीक है। और गेम बेस्ड लर्निंग क्या है, दिस अप्रोच इज ऑन वीडियो गेम्स यूजुअली लव्ड बाय द स्टूडेंट्स, के बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। दिस वे दे कैन लर्न ईच, अपना गोल अचीव करने के लिए आपने देखा होगा गेम्स में कि वो
वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने गेम्स को जो है इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। द लॉ ऑफ इफेक्टिवली यूज किस तरह से हो जाए क्लास मैनेजमेंट में और एजुकेशनल साइकोमोटर स्किल जो है वो कंसर्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टडी से कैसे रिलेट करते हैं, ह्यूमन की लर्निंग से। पेडागोजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी। द लॉ ऑफ इफेक्ट कैन बी इफेक्टेड यूज्ड इन क्लासरूम मैनेजमेंट। हमसे हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट से ही पता चलेगा कि किस हद तक हम जो है यू शेप है, एल शेप है, कहाँ पे जो है वो फॉलो कर रहे हैं और कहाँ पे उनको बात जो है वो समझ नहीं आ रही। ये था हमारा एजुकेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं इस्लामिक स्टडीज को। इस्लामिक स्टडीज में है हमारे पास आज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर की जाएगी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज हैं। आपका कल का जो टेस्ट है वो इन्हीं एमसीक्यूज से होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ द 4 खलीफा, हमारे जो खुलफाए राशिदीन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उसका पीरियड बताया गया है कि कब से कब तक था, ठीक है, कितने अरसा उन्होंने की और डेथ के बाद उनके हिजरी का जो सन है वो क्या था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, ठीक है, और हजरत अली, हजरत उस्मान। उसके बाद है किताबें, यानी वो जो नस्ब होता है या किताब का जो रिलेशन है, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिजी, ठीक है, सिनीन अबू दाऊद और सिनन निसाई और सिनन इब्ने माजा, ठीक है। ये ऐसी किताबें हैं कि इनकी जो है ना जिल्दें जो हैं वो बनाई गई हैं और उनमें रवायात किया गया है, किसी एक से रिलेट किया गया है। ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब जो हमारे पास आसमानी होली जो बुक्स हैं, आसमानी किताबें हैं जो नाजिल हुई हैं, किस किस पे नाजिल हुई, कौन से नबी पर कौन लेकर आया है, किस तरह से उनको यूज किया गया है। तौरात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये 4 किताबें जो हैं ये बताई हैं। एंजल्स का आपको मैंने उस दिन भी बता दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते थे, वही लेकर आते थे। हजरत मैकाईल अलैहिस्सलाम मौसम को कंट्रोल करते हैं। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम डेथ, यानी कि वो हमारी रूह कब्ज करने के लिए, और इसराफील अलैहिस्सलाम टेम्परेट का मतलब रूह फूंकना, ठीक है, वो कयामत के दिन दोबारा से जिंदा करेंगे। और इस तरह से ये कुछ फरिश्ते हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है, या मलाइका यानी फरिश्ते जो हैं वो किस तरह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, या जन्नत का कौन सा फरिश्ता है। ये हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जो है ये हेवन का उनको दिया गया है, और जो जरूरियात हैं या कब्र में मुनकर नकीर हैं वो सवालात जवाबात करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में, इस्लामियात के एमसीक्यूज में, पीपीएससी में एक क्वेश्चन लाजमी यहाँ से आता है कि वो कौन से कुछ नसीब सहाबा हैं, अशरा मुबशरा हैं। बाज़ औक़ात तो उन्हें पता ही नहीं होता कि अशरा मुबशरा किसे कहते हैं। वो सहाबा कराम जिनको दुनिया में ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी थी, जन्नत की बशारत उन्हें मिल गई थी। उनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अबू उबैदा, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत सईद बिन जैद, ठीक है। हमारे पास ये जनरल इंफॉर्मेशन है कुरान मजीद की, ये शायद मैंने उस दिन भी शेयर आप लोगों से कर ली थी। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द मेजर पार्ट ऑफ कुरान मजीद इज कि वो जो कुरान मजीद का मेजर पार्ट है, कौन से टाइम में जो है उसका नजूल का जो वक्त है वो शामिल होता था, यानी कि वो दिन के वक्त नाजिल ज्यादा हुआ है, रात के वक्त है, या मेजर पार्ट जो उसका नाइट जो है। इसका आंसर जो है वो ठीक है। हाउ मेनी सूरत, कौन सी सूरतें हैं विद द नेम ऑफ प्रॉफिट, जो हजूर अकरम जो प्रॉफिट पैगंबरों के नाम से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 6 ऐसी सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम से स्टार्ट होती हैं। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द कंप्लीट, जो कुरान मजीद है वो कितने अरसे में नाजिल हुआ था। उस दिन मैंने एग्जैक्ट बताया था कि 23 साल 9 माह और कुछ दिन थे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ईयर्स के पूछा है तो आप 23 साल बता सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट जो था वो 22 साल 9 माह और कुछ दिन थे, ठीक है, और 23 साल यानी का अरसा जो है वो कंप्लीट हो गया। What was the original color of हिजरा असवद, उसका कलर जो है वो व्हाइट है। ये जन्नत का एक पत्थर है जो जन्नत से लाया गया और सेम एज इट इज खाना काबा में नस्ब कर दिया गया है। खाना काबा में नस्ब करने के लिए इस पर आपस में बहस हो गई थी कबाइल के जो सरदार हैं उनमें। फिर ये फैसला हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कबीला जिसका सरदार सबसे पहले मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के वक्त दाखिल होगा तो वो नस्ब कर देगा। फिर ये इतफाक हुआ कि सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने एक एक कोना जो है वो 4 कबीलों के सरदारों को पकड़ाया और इस तरह से नस्ब किया गया। उसके बाद सुलह हदैबिया का मुआहिदा, ट्रीटी, ठीक है। मुआहिदा जो है वो कब हुआ था या कहाँ हुआ था, उन्होंने वो डेट बताई हुई है कि 6 AD AH, उसकी एग्जैक्ट डेट है कि मार्च 628
उसके बाद वो कौन सी सूरत है जो जिसमें वजू के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द वर्ड कुरान रिपीटेड इन द कुरान, कितनी मर्तबा लफ्ज कुरान मजीद में आया है, 70 मर्तबा। हज़रत इशफाक अलैहिस्सलाम प्रॉफिट ऑफ, वो किसके थे ये बताया गया यहाँ पे, जिन जो हैं या फिर जो ज्यूज थे, ठीक है, यहूदी जो थे, उनके बारे में जो है हजरत इशफाक अलैहिस्सलाम का है। नेम ऑफ द प्रॉफिट हु वाज मैरिड टू राहील, मिसप्रिंट तो नहीं है यहाँ पे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। इंडीड मींस यहाँ पे बताया गया है कि गुड न्यूज, कुरान मजीद में जो है ये बताया गया है कि इस लफ्ज का मतलब जो है, और माफी के लिए कौन सा है, या फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर फॉर बिटन हाउ मेनी डेज जो है, कितनी आप लोग रख सकते हैं ये सोम के लिए, 5 years का उसका बताया गया। अ पर्सन विद द इंटेंशंस ऑफर्स ओनली, यहाँ पे है कि कौन सा जो वो पर्सन थे जिनका इरादा जो था वो ऑफर करता था उम्रा मीकात में, यानी कि जो उसमें थे जहाँ पे जो है चलना है, या हज का जो रुकन है उसका कंप्लीट नहीं होता। द पार्ट ऑफ ईच ऑफ हदीस और एंड सुन्ना इज, वो है हमारे पास मतन, मतीन, या जिसे कहा जाता है उर्दू में। अब हमारे पास वो कौन सी 2 सूरतें हैं जिसको जो है नाम दिया जाता है एक स्पेसिफिक, वो हमारे पास 2 सूरतों का नाम है। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जिनकी डेट ऑफ बर्थ किस ईयर में हुई, आपने वो बर्थ ईयर बताना है, 130 years, ठीक है, या उससे रिलेट करने हैं। हाउ मेनी प्रेयर्स जो है हैव नो अजान, कौन सी प्रेयर्स हैं जिनसे पहले अजान नहीं दी जाती, तहज्जुद है या नमाजें जो हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दी हैं। हाउ मेनी, तहज्जुद की भी अजान जो है वो बाकायदा सऊदी अरब में पहले होती है और उसके बाद नमाज जो है वो लोग बाकायदगी से अदा करने जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ एमसीक्यूज हैं, आपका जो टेस्ट है वो कल इन्हीं एमसीक्यूज इस्लामियात के इन्हीं एमसीक्यूज में से होगा, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के लिहाज से, ठीक है। Which surah is the name of on holy war, कौन सी है सूरत अहज़ाब, यानी कि जो हमारी खंदक, गज़वा खंदक है, गज़वा ओहद है, गज़वा बदर है, ये जो गज़वात हैं हमारे, गज़वा वो जंग होती है जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है पार्टिसिपेट किया हो, अपने हाथ से काम किया हो, वो गज़वा कहलाती है, तो वो सूरत अहज़ाब थी, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे अब बताए गए हैं एमसीक्यूज के, उनके जो हैं 14 पारा जो है 14th पारा में कौन सा नेम इस्तेमाल किया गया है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा कॉमनली रिकॉर्डेड बाय द मुस्लिम्स एज मदर ऑफ मुस्लिम्स, ये अक्सर पूछा जाता है। सेकंड इसके बारे में पूछा जाता है कि बिलवर्स ऑफ द मुस्लिम्स है, ठीक है, वो यकीन करती हैं या उम्महातुल मोमिनीन में, क्योंकि उनका पहला दर्जा है, पहले नंबर पे हैं, तो उस वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे और एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे हैं, सूरत तौबा किससे रिलेटेड है, कि सूरत तौबा कौन सी वो सूरत है ओनली विच डज नॉट हैव द स्टार्ट बिस्मिल्लाह, तो ये कौन से पारे में है, और उसके बाद वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती है। इसी तरह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो कहाँ पे दफन है, उनका जो मेज़ार है या उनकी लहद मुबारक है मक्का में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे मिले थे, कौन से आसमान पर, जन्नत में कौन से होली प्रॉफिट से किस स्टेज पर मिले थे, फर्स्ट पे। इसी तरह से ओहद इज लोकेटेड, ओहद एक पहाड़ का नाम है जो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मदीना में है। हजरत उमर वाज द खलीफा फॉर डैश ईयर्स, 10 सालों के लिए जो है वो खलीफा रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कि शॉर्टेस्ट पीरियड बिटवीन द 2 सजदा इज कॉल्ड एज जलसा, ठीक है, उसको जलसा कहा जाता है। उसने नमाज के बारे में बताया था, नमाज का एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि जलसा वो कौन से सहाबी हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने राइट किया था, लिखना स्टार्ट किया था, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत नूह की जो बॉट है उसका नाम इरिक था, ठीक है। द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट वाज डैमेज ड्यू टू द फायर इन द रीजन, वो कौन से थे, उनका नाम बताया गया है। द मुस्लिम इन्वेंट, उनका सन बताया गया है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस्लामियात के। कल का जो आपका टेस्ट है वो इसी में से किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो बताई गई हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। कंप्यूटर की टाइप में सबसे पहले कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं और वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है रिस्पॉन्स करता है। इट रिस्पॉन्स द स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद अ वेल मैनर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर्ड में, वेल डिफाइंड मैनर्ड में एग्जीक्यूट करता है अपने आउटपुट के जरिए हमें इंफॉर्मेशन को। इसी तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि हार्ट जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर का जो हार्ट है वो ब्रेन का जो है वो यूज करता है, क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। एक
सॉफ्टवेयर है जो कि बताया जाता है कंप्यूटर को कि व्हाट टू डू, कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद मेमोरी है जो फास्ट भी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, कैश मेमोरी भी होती है। जैसे आज के टेस्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था इससे रिलेटेड मेमोरी से। और मैथ स्टोरेज डिवाइसेस है। सबसे पहले हमारे पास मैथ स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, जिनकी मेमोरी जो है वो बहुत कम होती थी, 1.4 समथिंग थी, ठीक है। तो वो मैथ स्टोरेज जो थी वो स्लोअर थी, चीपर थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी थी। अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में यूएसबी है, उसके अलावा हार्ड है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हैं यूजली माउस और कीबोर्ड हैं, जिनके जरिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम देख सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर, प्रिंटर पर, मॉनिटर पर। इनका साइज और पावर बताया गया। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर एरो है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि ये लीस्ट पावरफुल है, जो हम घरों में यूज कर रहे होते हैं। वर्क स्टेशन पे इससे ज्यादा हाई पावरफुल इस्तेमाल होता है। मिनी कंप्यूटर्स जो हमारे हाथ में होते हैं, या लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर्स आ जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स 2 कंप्यूटर से मिलकर बनता है। सुपर कंप्यूटर की पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर है, एक स्मॉल छोटा सा सिंगल यूजर जो है एक इंसान यूज करता है। वो सिंगल यूजर जो है वो यूज कर सकता है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, एक प्रोसेसर पे बेस्ड होता है। और वर्क स्टेशन पे क्या है कि पावरफुल कंप्यूटर है जो सिंगल यूजर जो है वो यूज कर रहा होता है, लेकिन अपनी बिजनेस डील्स को पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज कर रहा होता है। तो उसकी जो हार्ड है या प्रोसेसर है, जो उसमें जो चिप्स यूज होंगी वो उससे ज्यादा हाई क्वालिटी की होंगी, उसका मॉनिटर जो है वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होगा। मिनी कंप्यूटर है हमारे पास। मिनी कंप्यूटर में क्या है कि एक मल्टी यूजर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। चाहे आपका फोन है, स्मॉल मिनी है, हैंड पाम आप हाथ में रख सकते हैं इसको। हैंड होल्डिंग एक डिवाइस है आपके पास। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर्स यूज कर जाते हैं। इसके पास कैपेबिलिटी होती है, इसमें कैपेसिटी है कि एक टाइम में 2 से ज्यादा ये 2 जितने मर्जी यूजर जो हैं इसको यूज कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर एक एक्सट्रीम फास्ट कंप्यूटर है, हाई लेवल का कंप्यूटर है दैट कैन परफॉर्म द 100 ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट। यहाँ पे हमारे पास है आप सब सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम, इनका आपस में रिलेशन देखना है कि एक वर्ड टर्म है हमारे पास जो फास्टर यूज की जाती है, ठीक है। और ये आप अवेलेबल भी है। सुपर कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एम्प्लॉइज फॉर स्पेशल, जैसे कि उनकी या तो वो कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या उनको 24 घंटे लैपटॉप की सुपर कंप्यूटर की जरूरत रहती है। उनके पास नेट का होना जरूरी है। यदि ऑनलाइन अर्निंग है, आपके पास फ्रीलांसिंग है, आपके पास ये फॉरेक्स का काम है, ये जो कर रहे हैं नेट से, ये इसके लिए सुपर कंप्यूटर जो है वो ज्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने बताई हैं कि हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लूइड वगैरह, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्चर्स यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस डिजाइंड होता है, ये एनालाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अगर जमीन से रिलेटेड जियोलॉजिकल डाटा जो है इसका कलेक्ट करना चाहते हैं या पैरामीटर्स के थ्रू इसको यूज करना चाहते हैं, रेस को यूज करना चाहते हैं, किसी थीसिस रिसर्च पे काम करना चाहते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन फ्रेम एक ऐसी टर्म है ओरिजिनल रेफरेंस की, जहां पे हमारे पास प्रोसेसर जो है वो मेन यूनिट में इस्तेमाल होता है और इसका जो साइज है वो उससे थोड़ा लेस होता है सुपर कंप्यूटर से, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, और इसमें भी हम एक वक्त में काफी सारे यूजर जो हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। अ चीफ डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या चीज डिफर करती है। सुपर कंप्यूटर चैनल्स ऑल इट्स पावर इनटू एक्सक्लूडिंग अ फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी वो पॉसिबल है उसके लिए वो एक वक्त में काफी सारे चैनल्स को, काफी सारे प्रोग्राम्स को, काफी सारे सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है। वेयर एज जहां जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूज अ पावर टू एक्सिक्यूट मेनी प्रोग्राम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, बट वो उसको ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। इन सम टाइम्स क्या होता है, इन सम वेज मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर, यानी उससे ज्यादा अच्छा काम कर लेता है वो किसी सूरत हाल में। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा होता है, सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है, बट मोस्टली जो है वो सुपर कंप्यूटर इज वैलिड और वैल्यूएबल देन द मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर है, बहुत छोटे से साइज का होता है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मिनी कंप्यूटर में एक छोटा साइज होता है, मेन फ्रेम जो है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसका डिफरेंस जो है यहाँ पे वर्क स्टेशन पे हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब हमारे पास वर्क स्टेशन है, एक ऐसी टाइप है कंप्यूटर की जो कि यूज की जाती है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे सीएडी और सीएम, डेस्कटॉप पॉलिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या हम एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं
कंप्यूटिंग के लिए, या फिर हम कैपेबिलिटी ग्राफिक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह को यूज कर रहे हैं, उसकी हाई क्वालिटी रखना चाहते हैं, उसका जो उसकी डिजाइनिंग है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, रैम की ज्यादा अमाउंट है, ग्राफिक्स ज्यादा शो कराना चाहते हैं, उसकी रेवोल्यूशन हाई रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मैस स्टोरेज डिवाइस के तौर पर एक डिस्क ड्राइव जो है यूज होती है वर्क स्टेशन पे, जो कि बेहतर रहता है बाकी सब कंप्यूटर्स के निस्बत। लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, मोस्ट वर्क स्टेशन जो है वो सिंगल कंप्यूटर जो है वो यूज कर रहा है। एक टिपिकली लोकल एरिया होता है हमारे पास जहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का आपको पता है कि एक इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है जो कि डिजाइन किया जाता है, जो हम लोग घरों में आम यूज कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज पीसी, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसका डेस्कटॉप जो है वो यूज हो रहा होता है, इसको पब्लिश किया जाता है, या हम लोग इंटरनेट सफर करना है, घर में यूज करना है एट द होम, या फिर मोस्ट पॉपुलर जो है इसको ऑफिस में यूज किया जा सकता है। इससे ज्यादा हाई क्वालिटी का अगर हमें चाहिए कंप्यूटर तो वो सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम में आ जाता है, वो पर्सनल नहीं हो सकता। और अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं देन वी विल यूज द मिनी कंप्यूटर, नॉट पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री उसने बताई है कि सबसे पहले अपेयर हुआ था लेट 1970s में, ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर जो है वो एप्पल II इंट्रोड्यूस कराया था 1977 में एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की गई है, 1970 से 1980 तक की मॉडल जो है वो बताए गए हैं, किस तरह से IBM यूज किया जाता था। इसमें बहुत ज्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कनेक्ट होते थे, तब जाके ये जो है इसका वर्क जो है वो आसानी से होता था, अदरवाइज इसको हमें कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। अब तो वैसे भी पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ साथ मिनी कंप्यूटर्स, फोन, टैब्स, ETC यूज हो रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो टावर में भी होता है और वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकली उसके केसेस होते हैं। हम किसी केस में, जिस केस में हम लेना चाहते हैं, उस केस में उसका CPU है वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके साथ सर्किट बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है, उसमें स्लॉट्स होती हैं, एक्सटेंशन लीड होती हैं हमारे पास, जिसको हम ऐड कर देते हैं और हम बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं उन चीजों से, तो वो कंप्यूटर जो है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर बेहतर काम करे तो आप हैंड होल्ड यूज कर सकते हैं, हैंड यूज कर सकते हैं, और नोटबुक कंप्यूटर यूज कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है, या पाम टॉप उन्हें कहा जाता है, जो हाथ में इस्तेमाल आपकी हथेली पे आ जाए, ठीक है। टावर मॉडल कौन सा है? एक ऐसा मॉडल है जो मदरबोर्ड के साथ मैस स्टोरेज स्टॉक करता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि डेस्कटॉप जो है हमारे पास, डेस्कटॉप पे ये डिस्कशन जो है वो उसका जो है साइज, वो डेस्कटॉप मॉडल का भी होता है और टॉवर का भी, यानी कि जो आपने देखा होगा आपके पास डेस्कटॉप पे कैसा होता है कि वो जो CPU है वो बिल्कुल आप रख सकते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, या टेबल पे, जिस पे भी आप यूज करें। टॉवर में ये होता है कि वो बिल्कुल उसको खड़ा कर दिया जाता है, उस जो CPU है, और उसकी एक्सटेंशन जो है उसके साथ कनेक्ट कर दी जाती है। ऑफिस में मोस्टली टॉवर यूज होता है। डेस्कटॉप जो है वो हम घर के लिए यूज करते हैं, स्लिम सा होता है डेस्कटॉप, इतना स्लिम नहीं होता कि LED में उसको कंसीडर किया जा सके, ठीक है। आज जो है हमारे पास डेस्कटॉप मॉडल्स को डिजाइन किया गया है वेरी स्मॉल और सम टाइम्स एज अ सिम लाइन मॉडल्स, जो स्लिम लाइक मॉडल्स, ठीक है। लेकिन जो पहले थी हमारे पास डेस्कटॉप वो उसमें इंक्लूडेड थे। नोटबुक कंप्यूटर्स का आपको पता है, नोटबुक कंप्यूटर्स में क्या है, 6 पाउंड, लेस देन 6 पाउंड होता है इसकी जो अमाउंट है, या ब्रीफ केस वगैरह इसका जो यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द नोटबुक कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में क्या है कि उसकी डिस्प्ले स्क्रीन का फर्क होता है, यानी उसकी मॉनिटर स्क्रीन का फर्क होता है। नोटबुक कंप्यूटर हैज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एंड यूज टू द फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्या होगा, उसकी लाइट का इफेक्ट बढ़ेगा, नॉट अ बल्कि डिस्प्ले होगा, उसकी रेवोल्यूशन कम कर सकते हैं, आई साइड को हम उससे बचा सकते हैं, और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम उसको उसकी जो ब्राइटनेस है उसको लेस कर सकते हैं, या उसकी रेवोल्यूशन जो है लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास अगर वो CPU की मेमोरी की कैपेसिटी जो है, या डिस्क ड्राइव की मेमोरी की कैपेसिटी कम है, तो उसकी जगह हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है एक स्मॉल सा, जैसे अभी हम लैपटॉप यूज करके अपनी जो ये क्लास है, सेशन है ऑनलाइन, वो अटेंड कर रहे हैं, या आप लोग फोन को यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स का आपको पता है नाउअडेज लैपटॉप्स जो हैं वो मोस्टली फ्रीक्वेंट है, यूज किए जाते हैं। सब नोटबुक कंप्यूटर्स भी एक स्मॉलर लाइटर सा, स्लाइटली लाइटर सा, स्मॉल साइज का नोटबुक कंप्यूटर है जिसे यूज किया जाता है। उसकी स्क्रीन जो है कीबोर्ड वगैरह स्क्रीन के ऊपर ही होता है, जिसे टच करके आप लोग लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन से होते हैं? एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि स्मॉल एनफ उसका साइज है, और वो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं।
हैं उसे हम यूं कह सकते हैं कि वो PIM है, मींस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जो है उसका जो सिस्टम है उसमें वो इंक्लूडेड होता है और हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रख सकते हैं। बाद ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जैसे कि PM हमारे पास, उसमें क्या होता है एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जो कीबोर्ड की मदद से उस पर लिखा जा सकता है, ठीक है। और वो कीबोर्ड पेन जो है वो एक स्पेसिफिक उसका जो है उसकी निब होती है, ठीक है। वो अगर निब आपकी टूट जाती है या वो काम नहीं करती, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप टच की मदद से, अपने हैंड टच की मदद से उसको यूज नहीं कर सकते। बाकायदा उसको लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसको यूज किया जाता है। पाम टॉप में क्या आता है, कैसे कंप्यूटर जो फिट हो जाते हैं आपकी हथेली पर, और इसका फुल साइज कंप्यूटर या पाम से बिल्कुल भी लेना नहीं है, एक लिमिटेड सा साइज होता है इसका। और जो सर्टेन बुक्स या नोटबुक्स की कैलेंडर्स की निस्बत हम लोग चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं अपने फोन को, जैसे सेम एज इट इज आप फोन को अपने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, अपना डेट देखना हो आपने कैलेंडर यूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड जो है उसमें बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे फोन का कीबोर्ड है, हम उसको ओपन करने के बाद चैट करते हैं या टाइप करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है हमारे पास डिस्क ड्राइव्स, मोडेम्स, ये मेमोरी, अदर डिवाइसेस। अगर हम कार्ड का यूज करेंगे हमारी मेमोरी ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज हमारे फोन की जो मेमोरी है, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि वो फोन की जो मेमोरी है वो ज्यादा होती है। उसके बाद एक PD, एक छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर है, डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आप इसको समझ लें, ठीक है। जो कि आपको एक आप टेलीफोनिक गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को भेजना चाहते हैं, नेटवर्किंग के बेहतरीन जो है इसमें जो हमारे पास टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया गया है। हम इजिली फोन सेलुलर फोन के जरिए फैक्स को सेंड कर सकते हैं, पर्सनल ऑर्गेनाइजर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से अगर हम घर में उसे ऑन कर दें तो हमारा बाहर बैठा हुआ कोई भी फ्रेंड जिसे हम वो ऑन करने के बाद एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेंगे उसके कंट्रोल का पासवर्ड बता दें, तो हमारा वो जो कंप्यूटर हमसे घर में ऑपरेट नहीं हो रहा, वो वहां पे बैठ के अपने घर में कहीं भी बैठकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वो आपके घर से बाहर बैठकर ऑपरेट करें, वो किसी भी जगह पर बैठकर, आइदर वो सिटी चेंज कर लें या कंट्री चेंज कर लें, वो आराम से उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ये थी पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप्स और इसकी डिटेल। अभी हमारे पास है टाइम, यहाँ पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ तब तक। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर से रिलेटेड, ये जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं इनको लाजमी देखिएगा और गौर से समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। ये जो अब हमारे पास यूज हो रहा है वो MS, बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनके पास ऑफिस 2007 होगा, अब ऑफिस 2010 भी है, ऑफिस 2012 भी है, ऑफिस 2014 भी है, तो उसके वर्जन्स जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं। तो जो ऑफिस विस्टा है ये अब एक्सपायर हो गया, इसको यूज नहीं किया जाता, या वैलिड यूज नहीं है ये, ठीक है। MS ऑफिस इसलिए पूछ लिया जाता है ये MCQs में बिकॉज ये एक्सपायर हो चुका है, इसका वैलिड वर्जन जो है वो नहीं होता, ठीक है। MS वर्ड इज एन सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एप्लीकेशन जो है हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम लोग एक्सेल यूज कर सकते हैं जिसमें हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं, या कोई भी कैलकुलेशंस का हमने काम करना, टेलीफोनिक बिल है हम एक्सेल को यूज करते हैं, एक्सेल की शीट को कोई भी फॉर्मूलास यूज करने हैं, बच्चों का रिजल्ट बनाना है हमने, या फिर पूरे स्कूल का रिजल्ट बनाना है, हम एक्सेल को यूज करेंगे। एक एप्लीकेशन है ये हमारे पास, ठीक है। डॉस को यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हम PPT यानी पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। Which file start from the MS Office? इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि MS ऑफिस की फाइल किस से स्टार्ट होती है। ये जो लास्ट पे .exe लिखा हुआ है ना, ये सबके साथ ही होता है, एक टर्म है जो उसके साथ फिक्स होती है। ये जो विन वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। एक और बात यहाँ पे वादा करती चलूं कि जो वर्ड की फाइल है वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो वर्ड की फाइल है। अब हो सकता है वहां पे ये जो विन .exe नहीं लिखा हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके जो बिल्कुल सामने ब्लू कलर का डॉक्यूमेंट जो होगा, यानी कि एक पेज सा दिखाया जाएगा जिसका कलर ब्लू होगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो ब्लू जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया वो वर्ड की फाइल है, ठीक है। जो एक्सेल की फाइल होती है उसके बाहर एक टेबल सा बना होता है और वो ग्रीन इन कलर होती है, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। वैसे एक्सेल की फाइल में EXL लिखा होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं बता भी देती हूँ, उसका MCQs भी है। और पावर पॉइंट का जो कलर है या प्रेजेंटेशन का PPT का, उसके बकायदा बाहर रेड कलर होता है, ठीक है। फॉन्ट जो है बाय डिफॉल्ट था MS वर्ड 2007 में बाय डिफॉल्ट। आप वो विंडो के लिहाज से भी पूछ सकते हैं। हमारा जब पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2010,
ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट देखना है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो आपके पास आप इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना। तो लेकिन एक स्टाइल आप जब टाइपिंग करते हैं तो पहले से ही बाय डिफॉल्ट होता है, यानी उसमें पहले से ही उन्होंने सेटिंग करके बता दी हुई होती है, वो बाय डिफॉल्ट होता है खुद ब खुद जो उसमें इंस्टॉल किया होता है उन्होंने। तो वो जो है वो कौन सा था, कैलिबरी। ये एक राइटिंग स्टाइल है, याद होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन्स जो है ये भी एक राइटिंग स्टाइल है। एरियल जो है ये एक राइटिंग स्टाइल है हमारे पास, इसको आप देख सकते हैं। आप लोग एक लाइन लिख के और ये राइटिंग स्टाइल जो है इसको कॉपी, इसको सेलेक्ट करके इसको यूज करने के लिए आप देख सकते हैं। विच इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज न्यू एमएस वर्ड इन 2017, उसका नॉर्मल टेम्पलेट उन्होंने पूछा है तो वो 11 पीटी है, ठीक है। विच इज द बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, अभी मैंने आपको बताया उसके साथ EXE लिखा होगा। अगर वो नहीं है तो आपके पास डॉट डॉक, क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो DOCX लिखा होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको पता नहीं चल सकता कि वो फाइल जो है वो एक्सेल की है क्या वर्ड की है। विच वन इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। अगर आपने कोई डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने फाइंड का खुल के आता है, जब आप कोई बहुत बड़ी शीट है और आपने अपना नाम ढूंढना है तो आप फाइंड का बटन प्रेस करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की उससे पूछिए कि डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, तो आपने Ctrl+F12 को यूज करना है। कंट्रोल जो है वो हमारे पास अल्फाबेटिकल कीज में आ जाता है, और उसके अलावा जो F12 है इट इज द फंक्शनल की। F12 is the key to open save dialog box, ठीक है। लास्ट ऑप्शन था हमारे पास कि हम ओपन कैसे करेंगे, किस की से, F12 से, Ctrl+F12 से। और F12 को किस लिए यूज किया जाता है, सेव डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास कुछ इस्लामियात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे MCQs के पहली वही किस वक्त, आपकी उम्र कितने साल थी जब पहली वही हुई, 40 साल। बके सकीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किस जबान में हुआ, सिंधी में। और कुरान मजीद में वादी जो है जो जिसका जिक्र है उसका नाम बताया हुआ है। कुरान मजीद की किस सूरत में शायरों की खिदमत का जिक्र हुआ है, सूरत अल अशर। मस्जिद कुरान मजीद का हिंदी तर्जुमा किसने किया है, डॉक्टर अहमद शाह। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कुछ नहीं भी समझ आती है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कितनी मसाजिद हैं, ये टोटल गज़वात का जिक्र है। हिजरी गज़वा तबूक किस हिजरी में हुआ, आखिरी गज़वा था। और 10 हिजरी में खुतबा हिज्जतुल विदा हुआ। टोटल गज़वात की तादाद 27 कुरान मजीद में है, 12 का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है, टोटल 27 हैं। गज़वा जो है वो किस हिजरी में हुआ, कौन से गज़वा में जो है हुजूर ने शिरकत की। गज़वात को याद करने का तरीका यहाँ पे आपको एरोज के थ्रू बताया गया है। उसके बाद पहली वही जब आपकी उम्र 40 साल थी। इंपॉर्टेंट MCQs में ये बताया गया है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं आपके, उनके लकब, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत उमर फारूक को फारूक क्यों कहा जाता है, हजरत अली को हजरत अली मुर्तजा, या हजरत अली क्योंकि बहादुर थे, बच्चों में पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे जब उनकी उम्र 10 साल थी। उनका लकब क्या है। ये जो प्रॉफिट्स के नेम्स हैं, आपकी असाइनमेंट है कि आपने इनके जो नेम्स हैं ये मुझे एटलीस्ट 10 के नेम विद अलकाबात, उनके लकब जो हैं वो आपने सेंड। हजरत आदम का क्या है, ठीक है, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहीम, हजरत याकूब, इनके आपने एटलीस्ट 10 प्रॉफिट्स के नेम जो है वो मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। टुडेज असाइनमेंट, ठीक है, ये आपका होम टास्क है। उसके बाद सूरत अज़ाब में कितनी आयत है, 73। और कत्ल के लिए कौन सी आयत जो है उनको बताई गई हैं, वो कौन से सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में हो, उस दिन भी बताया था जाहिद। और कौन से सहाबा हैं जिनकी शक्ल जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, वो हजरत मौसब बिन उमैर। जब उनको शहीद किया गया था तो काफिरों ने ये अफवाह फैला दी थी कि जो हजरत मौसब बिन उमैर हैं उनको शहीद किया है, तो लोगों ने अफवाह फैलाई कुफार ने कि खुदा ना खास्ता जो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि उनकी शक्ल इस कदर उनसे मिलती थी कि लोग उनको ही हमारा नबी समझने लगे थे। वो बहुत खूबसूरत पैगंबर थे, उनकी खूबसूरती की इंतहा बताई गई है यहाँ पे हमारे नबी से रिजेम्बलेंस देकर, ठीक है। तौहीद के बुनियादी अक़साम उसने 3 बताए। शिर्क की कितनी अक़साम है, 3। रसूल के लफ्जी मायनी पैगाम पहुंचाने वाला, नबी का लफ्जी मायनी खबर देने वाला, वही की लफ्जी मायनी कोई बात दिल में डालने वाला। वही की अक़साम 3 है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सूरत अहज़ाब में किस पैगंबर का नाम आया है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। यसरब का नाम जो है वो नया नाम क्या है, मदीना। अकीदा का लफ्ज किससे निकला है, अक्द से। लफ्ज अकायद की वाहिद क्या है, अकीदा। अकीदा का लफ्जी मतलब क्या है, यानी कि बांधी हुई चीज, गिरा लगाई हुई, बता देना कि यानी कि दिल में जब आप कोई चीज डाल दें, उस पर ईमान लें तो उसके ऊपर गिरा लगा दें कि वो खुल ना सके, इस कदर उसकी मजबूती होनी चाहिए, ठीक है। पहली हिजरी, यहाँ पे गज़वात का जिक्र है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाक़या
वाकयात जो हैं वो पहली हिजरी में हुए हैं, दूसरी हिजरी में, तीसरी हिजरी में और आपने चौथी हिजरी में, 5वीं में तरतीब से बताया गया। इसको आप देखेंगे। यहाँ पे हजूर ने कितने साल तबलीग की, 13 साल कुरान मजीद की शरह उन्होंने बताया, सिरत नबी, ठीक है। ये अबुल बशर, जैसे उन्होंने बता दिया कि जो है किसका लक़ब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम को वही का फरिश्ता कहा जाता था, हज़रत इसराइल को कौन सी ड्यूटी सर अंजाम देते थे वो, ठीक है। अरबी कितने ममालिक में कौमी ज़बान है, 20 से ज़्यादा। आखिरत के मराहिल बताने हैं 3, आपको कुरान कातिबैन का पता होना चाहिए, आपको 4 ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स होली प्रॉफिट्स पे नाजिल हुई हैं इनका पता होना चाहिए, ठीक है। कुरान मजीद कितने अरसे में, ये जो बेसिक चीजें हैं ना ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। आपके एमसीक्यूज इसी में से बनाए जाएंगे। जी, आप किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। मैं आपको आज की असाइनमेंट के वो आपकी जो असाइनमेंट है उसके नेम्स आपको बता देती हूँ जिनके लक़ब जो है आपने बताने हैं। 1 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें, आपके माइक अलाउ कर दिए जाएंगे। जी, आपकी जो असाइनमेंट है, आप अगर आपके पास नोटबुक पेंसिल है तो आप नोट कर लें। हजरत आदम का लक़ब आपने बताना है, शख्सियात में उन्हें क्या कहा जाता था। हजरत नूह, मेरी विजिबल है स्क्रीन और आवाज मैम, ऑडिबल है? आवाज ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने बताना है कि उनका लक़ब क्या था, ये किस वजह से उन्हें कहा जाता है। हजरत मूसा को किस वजह से कहा जाता है, हजरत इब्राहीम को क्या कहा जाता है, हजरत इस्माईल को क्या कहा जाता है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो काइंडली नोट कर लीजिए, इट्स योर होम टास्क और ये लाजमी करना है आपने, ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदीक क्यों कहा जाता था, उनका सदीक का लक़ब क्यों था और कब दिया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है। उसके अलावा जो है हजरत हसन और हुसैन को हजरत साद बिन अबी वकास। आपने रिपीट करवाना है तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। मिस नगीना, मेरी आवाज जो है वो आ रही है? जी मैम आ रही है मैम, साइदा की नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देती हूँ एक दफा इसको। हजरत आदम, जब तक मिस साइदा ज्वाइन करती है हमें हजरत आदम का बताना है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली और उसके बाद है हजरत इमाम हसन और हुसैन, हजरत साद बिन नबी वकास। हजरत साद बिन नबी वकास का लक़ब नहीं है, आपने इम्पोर्टेंट बताना है इनका कि इनको जो है एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने की है वो आप लोग बताएंगे। कुछ पूछना चाहते हैं देन हैंड रेज कर लें, माइक अलाउ करती हूँ मैं। मिस सायदा का नेटवर्क का इशू है। मिस नगीना? जी मैम वही नेटवर्क का इशू है आज भी उनका। वैसे आज मेरे पास स्लाइड है, अगर वो बोलती हैं तो ठीक है, वरना मैं कंटिन्यू करूंगी, थोड़ी देर वेट करते हैं। जी, आपकी जो डीपी है वो बिल्कुल उससे हम इत्तेफाक करते हैं मिस नगीना कि आज हैप्पी टीचर्स डे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपका जो डीपी पे साइन लगा हुआ बिल्कुल इस बात की अक्कासी करता है 100%। जज़ाकिल्लाह, आपको भी मैम। थैंक यू जी मैम साइदा, आप लेफ्ट करके एक दफा ज्वाइन करें, फिर आपकी आवाज आ जाएगी हमें इंशाल्लाह कल की तरह। आपका माइक ऑन है, इट मीन कि आप बोल रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैम का माइक ऑन है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही मैम की।
जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है मैम जवेरिया से? मैम जवेरिया मेरी आवाज क्लियर है या मैं? जी मैम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चले चले मैं स्टार्ट करती हूँ मैम जब तक नहीं आती। जी किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो पूछ सकता है, क्योंकि मैम की तरफ आज भी प्रॉब्लम है। कोई हैंड रेज करें, मैं माइक अलाउ कर दूंगी। आपकी असाइनमेंट जो मैंने आपको जी मैं देखती हूँ। आपकी असाइनमेंट जो दी गई है उसके बकायदा टेस्ट में मार्क्स इंक्लूड होंगे कल वाले टेस्ट में, और वो आपने मुझे इनबॉक्स करनी है। आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। मैम नगीना। जी मिस साहिबा आपकी आवाज आ रही है, आवाज अब आपकी। शुक्र है। बस 2 मिनट वेट कर ले जरा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। चलें ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं उतनी देर तक सबके माइक ऑन कर रही हूँ, किसी ने कुछ पूछना हो जी पूछ लें आप, किसी से कुछ पूछना है तो। जी सबके माइक ऑन है, किसी ने भी कुछ पूछना हो तो वो अपने माइक को टच करके बोल सकता है। सबकी कर दी है मैंने। कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जी मिस ब्रीरा आपका हो गया है? अच्छा प्रॉब्लम ये है कि किसी का अगर ज्वाइन नहीं होता तो वो नेटवर्क इशू उसी की तरफ होता है। इस टाइम देख लें कितने पार्टिसिपेंट हैं, आपको नजर आ रही है, आ रहा है तो आप ऐसा किया करें कि बार बार ट्राई किया करें तो ज्वाइन हो जाएगा। मैम नगीना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। मिस शम्मा नजर आ रही हैं, वेरी गुड मिस शम्मा, आप सारे टेस्ट भी कर रही हैं और रिजल्ट भी अच्छा होता है और डेली मौजूद भी होती हैं। साइमा इकबाल के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ से। चले मैम साइड स्टार्ट करें आप। जी बहुत शुक्रिया। खलीफे तो हम साथ साथ करते ही रहते हैं। जी सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज 5 अक्टूबर है और यौम एसातिज़ा है, तो सबसे पहले सब टीचर्स को ही ख़राज तहसीन पेश किया हमने मॉर्निंग में ही। और अभी मैं चाहूँगी कि यौम एसातिज़ा के मौके पर दुनिया के अजीम तरीन मौल्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम भेज दें, एक दफ़ा नजराना भेज दें दुरूद पाक का, ताकि ये हमारी जो है दुरूद पाक जो है हमारे प्यारे नबी तक पहुंच जाए। तो सब एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़रूर भेज दें। जी मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम नगीना प्लीज़ आप मुझे बताएंगी ज़रूर। आज नेटवर्क थोड़ा चेंज किया मैंने। जी मैम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपकी आवाज भी ऑडिबल है और स्क्रीन भी विजिबल है। चलिए जी बहुत शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम दोनों मौजूद हैं, बताएंगे, आप परेशान ना हो। स्टार्ट करें अपना लेक्चर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कल के लिए माजरत ख्वाह, कल काफ़ी जो है नेटवर्क का इशू रहा, तो अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन जो मैं सबसे पहले जवेरिया का और मैम नगीना का शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरां से, जरा नम हो तो यह मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। कासिम अली शाह का बहुत ही मशहूर कोटेशन के वो शख्स आपका मोहसिन है जो आपको ये यकीन दिला दे कि हाँ तुम कर सकते हो। तो ये मोटिवेशन ही है जो हमें आगे बढ़ने में हमें जो है हौसला देती हैं, और हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पीपीएस की ये तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। सारे ही पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अटैम्प्ट भी कर रहे हैं टेस्ट, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे, होप सो। आज का हमारा टॉपिक है पीएसटी का, फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के गैर मुल्की ताल्लुकात। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद इसमें हम लोग देखेंगे, और पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा, उसके बाद मसला कश्मीर के इर्तिका की वजाहत भी इसमें देखेंगे, पाकिस्तान के वस्ती एशिया ममालिक के साथ ताल्लुकात की वजाहत भी करेंगे, पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात पर बहस भी करेंगे, और पाकिस्तान के साथ सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और जापान के साथ ताल्लुकात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का जायज़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील, तंजीम और मकासद भी देखेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज़। इस हवाले से जो पॉलिसीज़ बनती हैं इसे खारजा पॉलिसीज़ कहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो खारजा पॉलिसी का मकसद है वो है इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी निस्बुल ऐन है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि वो भी पाकिस्तान के कौमी सलामती का एहतराम करें। भारत ने एटमी धमाका किया तो मुल्की सालमियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी कौम का मुजाहरा करते हुए, कुव्वत का मुजाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी मुहिम में शरीक है। सेकंड नंबर पे है नजरियाती मकासद, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान में नजरिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है और इसकी बुनियाद नजरिया इस्लाम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में मौज़मर है। ये अपने नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके ही कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। इसके तीनों दसातीर में इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल पेश आए हैं, पाकिस्तान ने इनकी हर मुमकिन मदद की है। इन मसाइल में फ़लस्तीन, कब्र्स, बोस्निया, कश्मीर, इथियोपिया, अफगानिस्तान और इराक बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद है जी इक़्तिसादी तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी रियासत की दफातर के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलू का असर नुमायां होता है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और माशी तौर पर अपनी तरक्की चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जिनके साथ तिजारत करके ये जिन ममालिक से मुआशी मदद हासिल करके मुआशी तौर पर तरक्की कर सके। नए इक़्तिसादी रुझान को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियां की हैं, खुसूसन आज़ाद तिजारत, आज़ाद इक़्तिसादियात और निजकारी को अपनाया है। मगरबी ममालिक से करीबी राब्तों का अहम सबब इक़्तिसादी इमदाद है। अमरीकी और मगरबी दुनिया से दोस्ती की एक बड़ी वजह इक़्तिसादी ताउन है, जो पाकिस्तान को अमरीका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया। नंबर 4 पे है जी कल्चरल एनरिचमेंट, सकाफती तरक्की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ सकाफती अवामिल का हमेशा असर रहा है। दूसरे अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम को अपनी सकाफत की हिफाजत और इसे उजागर करने का हक है। पाकिस्तानी
सकाफत इस्लामी इक़्तिदार की आईनादार है। हमारी सकाफत में रवादारी, एहतराम, इंसानियत, शर्म हया और बहादुरी जैसे अनासिर नुमायां हैं। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है जिनके जरिए पाकिस्तानी सकाफत न सिर्फ ये कि महफूज रहे बल्कि उसे फ़रोग भी हासिल हो। इस मकसद के हुसूल के लिए बिरादर इस्लामी ममालिक के साथ सकाफती ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं और इन रियासतों के दरमियान सकाफती वफूद के तबादले अमल में लाए जाते हैं। दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी लिबास और दीगर अशिया पसंद की जाती हैं। इस तरह रियासतों के दरमियान अवामी सकाफत की सतह पर ताल्लुकात मजबूत होते हैं। अब है जी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। सबसे पहले जो है हम चीन के साथ ताल्लुकात देखते हैं कि पाकिस्तान के कैसे हैं। पाक चीन ताल्लुकात नंबर 1, अवामी जमहूरिया चीन पाकिस्तान का अजीम हमसाया मुल्क है ये, जिसकी सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलती हैं। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया। 1954 से 55 में पाक चीन ताल्लुकात का आगाज हुआ और दोनों ममालिक दोस्ती के रिश्ते में बंध गए। दोनों ममालिक की दोस्ती अवाम के पुरखुलूस जज्बों पर कायम है। दोनों कौमों के दरमियान दिली हम आहंगी मौजूद है। अमन और जंग दोनों ज़मानों में चीन बहुत ही काबिल एतमाद और दोस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान ने अवामी जमहूरिया चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने की भरपूर हिमायत की है। 1962 में चीन और भारत के दरमियान जंग हुई तो पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत की। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में चीन ने पाकिस्तान को इखलाकी, सियासी, सिफारती और माली और दिफाई शोबों में काफ़ी इमदाद मुहैया की। 1974 में भारत की एटमी धमाके के बाद चीन और पाकिस्तान ने यकसा एटमी पॉलिसी अख्तियार की। दोनों ने बहरे हिंद को एटम से पाक इलाका करार दिए जाने पर जोर दिया। 1986 में दोनों ममालिक ने एटमी समझौते पर दस्तखत किए और चीन ने माली और फनी ताउन का ऐलान किया। चीन की मदद से करीबन 900 किलोमीटर लंबी शाहराह रेशम कराकरम हाईवे तामीर की गई, जो पाक चीन दोस्ती की अलामत है और एक दरख्शां मिसाल बन गई है। दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई दिफाई मुआहदे किए गए, जिनके तहत चीन ने कामरा कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 273 मिलियन रुपए मुहैया किए। 2013 में पाकिस्तान के वजीर आजम ने चीन का दौरा किया और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में मुख्तलिफ मुआहदात हुए। उसके बाद आ जाता है जी पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत के साथ। पाक भारत ताल्लुकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है, जिसको हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए तो तमाम शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत रवैया अपनाए रखा, लेकिन भारत इस मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए सिंध ताफ मुआहदे पर दस्तखत हुए। इसके बावजूद भारत खिलाफ वर्जी करता रहा। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा भी हुआ। इस मुआहदे के रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ऐलान किया। 1985 से जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने की कोशिशें की, जिनका खातिर ख्वाह नतीजा ना निकल सका। 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को मिलने का मौका मिला, जिसमें एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के
जौहरी मराकज़ पर हमला न करने के पाबंद हुए। 1990 में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई। बाहिमी तिजारत और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ी। ये ताल्लुकात एक हद से आगे ना बढ़ सके क्योंकि भारत मसले कश्मीर को मुनसिफाना तौर पर हल करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान अब भी अपने इस मुनसिफाना मौक़िफ़ पर कायम है कि मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर की हुई करारदादों के मुताबिक मज़लूम कश्मीरियों की राय के जरिए हल किया जाए। 14-17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वजीर आजम के दरमियान अपनी नौयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात बगैर हतमी फैसले के ख़त्म हो गए। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वजीर आजम के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते तय पाए। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का आदा किया गया। उसके बाद है जी पाक ईरान ताल्लुकात। ईरान के साथ जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं उसको देख लेते हैं जी। पाक ईरान ताल्लुकात 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया और पाकिस्तान दोनों इस्लामी एशियाई होने के साथ साथ पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों ममालिक गहरे तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में मुंसलिक हैं। 1949 में पाकिस्तान के वजीर आजम ने ईरान का दौरा किया, जिसके जवाब में 1950 में शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और तिजारती रवाबित कायम हुए। ईरान और पाकिस्तान ने तिजारती और सकाफती समझौते करने के बाद ज़रूरी समझा कि दिफा के शोबे में भी ताउन हो। अमेरिका से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और दोनों को सोवियत यूनियन की जानिब से खतरा था। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक और बरतानिया ने एक ज़रई दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जो मुआहदा बगदाद कहलाया। अमेरिका इस मुआहदे की पुष्टबनाही कर रहा था। 1958 में इराकी इनकलाब के बाद इराक मुआहदे से बाहर हो गया तो इसे सैनेटो का नाम दिया गया। दिफाई समझौता पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। ईरान ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का हमेशा भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर कश्मीरी अवाम के हक खुददारियत की हिमायत की। भारतीय अफ़वाज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ मज़ालिम किए। ईरान ने हमेशा खुलकर मुखालफत की। 1965 और 1971 की जंगों में ईरान पाकिस्तान के हमराह रहा। ईरान की सियासी, इखलाकी, इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद से पाकिस्तान की बड़ी हौसला अफजाई हुई। बांग्लादेश वजूद में आया तो जब तक पाकिस्तान ने उसे तस्लीम न किया, ईरान ने भी उसे तस्लीम न किया। शाह ईरान, सदर तुर्की और सदर पाकिस्तान के आला सतही मीटिंग्स 1964 में हुई और मुआहदा इस्तांबुल पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा तीनों ममालिक को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। मुआहदे के नतीजे में RCD इलाकाई ताउन बराए तरक्की का संगे बुनियाद रखा गया। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने बहुत से मुश्तरका मंसूबे मुकम्मल करने का फैसला किया। अब इस तंजीम को इक़्तिसादी ताउन की तंजीम ECO कहा जाता है, जिसके मेंबरान की तादाद 10 है। पाकिस्तान ने 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत को तस्लीम किया और हर शोबे में ताउन को मजीद वसअत दी। 2000 में सदर पाकिस्तान ने ईरान का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने का आदा किया। 2013 में सदर पाकिस्तान ने ईरान से पाकिस्तान के जरिए भारत तक गैस पाइपलाइन के मंसूबे का जायजा लिया गया। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान का तवानाई का मसला काफी हद तक हल हो सकता है। उसके बाद है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात। अफगानिस्तान पड़ोसी इस्लामी और एशियाई मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान कदीम मजहबी, तारीखी, सकाफती, नस्ली और जोग्राफियाई रिश्ते मौजूद हैं।
पाकिस्तान वजूद में आया तो दोनों मुल्कों में ताल्लुकात का आगाज खुशगवार नहीं था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर से तस्लीम किया और फरवरी 1948 में सिफारती ताल्लुकात की इब्तिदा हुई। बरतानवी हिंद और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के तयन के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए 1893 में सेक्रेटरी वजारत खारजा हुकूमत हिंद सर ड्यूरंड ने अफगान बादशाह अमीर अब्दुल रहमान से मुज़ाकरात किए और एक मुआहदा लिखा गया जिसकी रोह से सरहद का हतमी तयन कर दिया गया। अफगानिस्तान ने ड्यूरंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मान लिया। अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, समंदर तक इससे रसाई हासिल नहीं है। दूसरे ममालिक से तिजारती ताल्लुक के क़याम में अफगानिस्तान को दुश्वारी पेश आ रही थी। हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को राहदारी की। अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में एक फौजी इनकलाब और दिसंबर 1979 में रूसी अफवाज के अफगानिस्तान के दाखिले से ताल्लुकात में दोबारा तलखी पैदा हो गई। अफगानिस्तान हुकूमत ने मुखालफिन को कुचलने के लिए रूसी फौज को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों अफगान बाशिंदे अपने घर छोड़कर अपना घर छोड़कर पनाह हासिल करने के लिए पाकिस्तान दाखिल हुए। पाकिस्तान की हुकूमत ने इंसानी और इस्लामी जज्बे के तहत इन्हें पनाह दी। 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और वहां नई हुकूमत कायम हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने नई हुकूमत के साथ भी ताउन का ऐलान किया और अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली मदद भी दी और मजीद इमदाद देने का वादा भी किया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की तवक्को की जा रही है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका, इसको हम जरा देख लेते हैं। मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका पाकिस्तान और भारत के माबैन मसले कश्मीर शुरू से ही वजह तनाज़ा चला आ रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कश्मीर की करीबन 80% आबादी मुसलमान थी। वहाँ के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ का डोगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ था। इसने इंतहाई अयारी से काम लेते हुए कश्मीर का इल्हाक भारत से कर दिया और भारतीय फौजों को कश्मीर में दाखिल कर दिया। यहाँ भारत के फौजियों को कश्मीर में दाखिल करके भारत का तसल्लुत कायम कर दिया। इस पर कश्मीरी मुसलमानों ने इल्मे जहाद बुलंद कर दिया और रवादारी करीबन 1/3 हिस्से को भारतीय फौजियों से आजाद करा लिया। मसले कश्मीर और सलामती कौंसिल में जब भारतीय फौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्जे से इलाका छीनने में नाकाम हो गई तो मजीद नाकामी से बचने के लिए भारत ये मसला सलामती कौंसिल में ले गया। भारत ने वहां ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कश्मीर का बाकायदा इल्हाक भारत से हो चुका था, इसलिए ये इलाका अब भारत का है। भारत ने मजीद दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है, जिसका मतलब भारत पर हमला है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत के साथ इल्हाक की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और सलामती कौंसिल को हकीकत हाल से आगाह करते हुए जोर दिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले का हक इसके हिंदू राजा को नहीं बल्कि वहां की अवाम को मिलना चाहिए। सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के जरिए कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला किया गया। किस तरह के सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया और कश्मीर का मुस्तकबिल का फैसला रियासत की अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय कराया गया। सलामती कौंसिल की इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया और जंग बंद हो गई। जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी लाइन की निगरानी के लिए अपने मुबस्सिर मुकर्रर कर दिए। उसके बाद क्या था? भारत की टाल मटोल की पॉलिसी। भारत की टाल मटोल की पॉलिसी में क्या था कि इन इब्तदाई मसाइल के तय हो जाने के बाद तवक्को की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने ज़ेर निगरानी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिमत की कुछ कोशिशें भी की, लेकिन भारत इस मामले में शुरू ही से
पुरखुलूस ना था। इसने कश्मीर में आज़ादाना इस्तेस्वाब ड्राइव की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। भारत को इल्म था कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के हक में वोट देंगे, लिहाजा इसने टाल मटोल की पॉलिसियां अख्तियार की और वहां कसीर तादाद में फौज मुतय्यन कर दी। इस सूरत हाल के बाद भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देते हुए इस्तेस्वाब राय से साफ इनकार कर दिया और इस तरह मसले कश्मीर अब तक हल तलब है, मींस के हल नहीं हो सका। पाकिस्तान रिलेशन विद सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज क्या है इसका देख लेते हैं हम। सार्क कंट्रीज किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को ये इमेज नजर आ रहा है, इसमें कुछ कंट्रीज के जो हैं फ्लैग्स हैं और इसमें कौन कौन से मुल्क हैं ये भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क साउथ एशियन, फिर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में सार्क कहा जाता है। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन, जिसके क़याम का ख्याल बांग्लादेश के साबिक वजीर आज़म जनाब ज़ियाउर रहमान ने 1980 में पेश किया, लेकिन 1985 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया। इस तंजीम का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान बाहिमी ताउन को फरोग देना है। इस तंजीम में दर्ज झेल ममालिक हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे बांग्लादेश है, नंबर 4 पे श्रीलंका, 5 पे नेपाल, 6 पे मालदीव, 7वें नंबर पे भूटान और नंबर 8 पे अफगानिस्तान है। ये सार्क ममालिक के नाम हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इस तंजीम के मकासद क्या हैं? इस तंजीम के मकासद जो हैं सार्क के, वो नंबर 1 ये है कि जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई खुद इंसारी को बढ़ाना और मजबूत करना। दूसरे नंबर पे है रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी, सकाफती, टेक्नोलॉजी और साइंसी मैदानों में बाहिमी ताउन और मदद को फ़रोग देना। तीसरा मकसद इसका बाहिमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार करना। नंबर 4 है जी, तंजीम ने बाहिमी ताउन के फ़रोग के लिए 11 शोबों का ताउन किया, जिसमें टेली कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, जहाज रानी, सयाहत, ज़राई तहकीक, मुश्तरका बाहिमी मंसूबों की फ़रोग, साइंसी, तकनीकी और तालीमी मैदान में ताउन को फ़रोग दिया। सार्क ममालिक के दरमियान कई तरह के समझौते किए गए और इलाकाई बुनियादों पर बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। मसलन सार्क खेलों का इनेकाद करवाना, जिसके नतीजे में 8वें ममालिक के खिलाड़ी हर साल इन खेलों में शिरकत करके बाहिमी ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। नंबर 6 जी, इसका मकसद न्यूक्लियाई तनस्बियात और फ़िज़ाई सर्विस के मुआहदे हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का देख लेते हैं जी रिलेशन। पाकिस्तान ने 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर बांग्लादेश को तस्लीम किया। नंबर 2 जुलाई 1976 में ढाका में दोनों ममालिक के दरमियान जहाजरानी, बैंकिंग और टेली मवासलात के शोबों को बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मुआहदात हुए। 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास और 1993 में सार्क का 7वां सरबराही इजलास बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद हुआ। इनमें सार्क ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग देने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए। 1993 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसकी रोज से पाकिस्तान आइंदा 2 वर्षों में बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर मुहैया करेगा। 2005 में सार्क के 13वें सरबराही कॉन्फ्रेंस ढाका में मुनक्किद हुई, जिसमें बांग्लादेश के वजीर आजम खालिदा जिया को अगले साल के लिए सार्क का चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस इजलास में पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अमूर को हल करने पर जोर दिया और इलाकाई मुस्तकबिल की तामीर के लिए कश्मीर के मसले के हल को नागुज़ेर करार दिया। अब है जी पाकिस्तान और श्रीलंका का रिलेशन, देख लेते हैं इसमें क्या है। श्रीलंका जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समंदर में घिरा होता है, यानी चारों तरफ समंदर और दरमियान में कोई मुल्क या आबादी हो उसको जजीरा कहा जाता है। यहाँ एक अहम जरिए आमदान माहीगीरी है। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है, इसलिए ये मुल्क इन अशिया को बरामद करके काफ़ी
ज़र मुबादला कमाता है। श्रीलंका सिन्हाली और तामुल नस्लें आबाद हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामुल और सिन्हाली ज़बानें बोली जाती हैं। सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में 1991 में श्रीलंका की दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मैम नगीना प्रॉब्लम है कोई? मैम नगीना? नहीं मैम, क्लियर है आपकी आवाज। आई थिंक मैम जुवेरिया का माइक ऑन है, मैं देखती हूँ। अच्छा जी। सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशियाई तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खत्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के खात्मे की तजावीज़ दी। 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सार्क ममालिक ने गुर्बत के खात्मे और बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। 2010 में पाक श्रीलंका आज़ाद तिजारत का एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और नेपाल पहाड़ी इलाका पर मुश्तमिल है। ये एक मुल्क है। इस मुल्क की आमदन का बड़ा जरिया सयाहत है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही वाक़ है। 1987 में सार्क का तीसरा सरबराही इजलास नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ये बात खुलकर सामने आ गई कि भारत के अलावा बाकी 7 ममालिक के दरमियान कामिल हम फिक्री और हम आहंगी पाई जाती है। सार्क ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। 2002 में सार्क की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मुनक्किद हुई। इस इजलास में ये दोबारा रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, इस इजलास में इक़्तिसादी ताउन, गुर्बत के खात्मे, सेहत और माहौलियात में ताउन, इत्तलाआत और समाजी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में भी करारदाद पास की गई। उसके बाद है पाकिस्तान और मालदीव बहर हिंद में वाक़ई करीबन 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यानी इस पे 2000 मालदीव और बहर हिंद में 2000 जज़ायर मौजूद हैं। ये 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। यहाँ की आवाम का अहम पेशा माहीगीरी है। माली इसका दारुल हुकूमतें यहाँ से घूंगे और सीपियां इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। सॉरी जरा ये रेज पाकिस्तान और भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम मैम 1 मिनट जरा मैं इसको सेट कर लूं। हम थे पाकिस्तान और भूटान पर। पाकिस्तान और भूटान एक पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम थमनू है, जो कि दरियाए थमनू के किनारे आबाद है। यहाँ के अवाम का ताल्लुक मंगोल कबाइल से है। भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं। लोग लकड़ी काट कर रोज़ी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी वादियों में रहती है। भेड़ बकरियां पालना भी एक अहम पेशा है इनका। भूटान की सरकारी ज़बान डोंगा है। सार्क के दायरे कार के लिहाज से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। 1985 में सार्क की तश्कील का हतमी खाका तमनो भूटान में तैयार किया गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, रूस और जापान के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान
पाक अमेरिका ताल्लुकात 1948 में अमेरिकी सफ़ीर ने कायद-ए-आज़म की खिदमत में अपनी असनाद सिफारत पेश की। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने अमेरिका को पाकिस्तान की दोस्ती का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम तमाम आज़ाद अक़वाम से सिर्फ दोस्ती और खैर सगाली के उम्मीदवार हैं। अमेरिकी सदर ट्रूमैन की दावत पर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया। लियाकत अली खान ने अमेरिका में अपने खिताबात के जरिए पाकिस्तान के क़याम के मकासद बयान करने के अलावा पाकिस्तान की तरक्की की ज़रूरियात भी बयान की। इनका ये दौरा कामयाब रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ौजी और माशी इमदाद दी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में मदद मिली। 1955 में अमेरिकी और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान ताउन के एक समझौते पर दस्तखत हुए, जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एकड़ों की तामीर, डिजाइन और दीगर अमवार में कुछ हकूक भी अदा किए। जुलाई 1961 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने अमेरिका के 5 रोज़ा सरकारी दौरा किया। इन्होंने अमेरिकी सदर केनेडी बातचीत की और मसला कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया। इस दौरे के इख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका अमूर में अमेरिका ने दूसरे 5 साला मंसूबे के लिए पाकिस्तान को इमदाद की यकीन दहानी करवाई। नेज़ ये कि अमेरिका को भी पाकिस्तान को इमदाद देने पर आमादा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की बात को भी दोहराया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करा लिया गया। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान में अपनी फौज दाखिल करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिका ने खुलकर रूसी कब्जे की मुखालफत की और पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने अफगान अवाम की मदद की। पाक अमेरिका मुश्तरका पॉलिसी की वजह से रूस को नाकामी हुई और वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने पर मजबूर हो गया। दिसंबर 1982 में अमेरिका के नए सदर रेगन के दावत पर जनरल ज़िया-उल हक अमेरिका गए। इस दौरे में दोनों मुल्कों ने एक वजारती कमीशन के क़याम का ऐलान किया और पाकिस्तान को F-16 तैयारों की पहली खेप दी गई। इसके जवाब में 1983 में भारत और रूस ने भी एक मुआहिदा कर लिया और रूस ने भारत को जदीद तरीन असला, बख्तर बंद गाड़ियां, टैंक, शिकन और असला और दीगर हथियार देने का ऐलान किया। 1985 में अमेरिका सेनेट ने एक कानून की मंजूरी दी, जिसके तहत तय पाया कि एटमी हथियार बनाने वाले ममालिक की मदद बंद कर दी जाए। अमेरिकी सदर ने 1 साल के लिए पाकिस्तान को इससे मुस्तस्ना करार देते हुए इमदाद की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को बाद में इस तरमीम से मुस्तस्ना करार दिया जाता रहा और साल ब साल इमदाद मिलती रही। अक्टूबर 1985 में जब जनरल ज़िया-उल हक अक़वाम मुत्तहिदा की 40वीं सालगिरह के तक़रीबात में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए तो अमेरिकी सदर से भी मुलाकात की। 1986 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो अमेरिका के दौरे पर गए। इस दौरे में इन्होंने अमेरिकी सदर के अलावा दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इस मौके पर दोनों ममालिक में हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का मुआहिदा तय पाया, लेकिन अमेरिका ने शर्त आयद की कि इस टेक्नोलॉजी को एटमी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मार्च 1986 में अमेरिका ने अगले 6 बरस के लिए पाकिस्तान को $3 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी और इसका ज्यादा हिस्सा फौजी सामान की खरीदारी था और इस पर इमदाद शरह सूद बहुत कम थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन के 6 मेन ऑर्गन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर है द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरी काउंसिल, फिर है जी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, नेक्स्ट है जी द सेक्रेटरीट, फिर है जी द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इन ऑर्गन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनका मकसद क्या है, ये क्यों बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, सबसे पहले जो है जनरल असेंबली है, सलामती कौंसिल है, उसके बाद है जी इक्वालिटी कौंसिल, माशी व माशरती कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, इंसाफ और सेक्रेटरीट। सबसे पहले जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है। तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे इस जनरल असेंबली के इजलास में शरीक होते हैं। इसका इजलास हर साल सितंबर के महीने में मुनक्किद होता है। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना, मुआशी और मुआशरती कौंसिल के अरकान का इंतखाब करना, नई रियासतों को
रियासतों को रुकनियत देना और किसी रियासत की रुकनियत को ख़त्म करना, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना और दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम करना वगैरह इसके फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद है जी सेक्रेटरीट कौंसिल। सलामती कौंसिल क्या है? ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा बहुत अहम इदारा है। ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी इंतज़ामिया का दर्जा रखता है। सलामती कौंसिल के कुल अरकान की तादाद 15 है। इनमें से 5 मुस्तकिल अरकान अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, अवामी जमहूरिया चीन है। सलामती कौंसिल के इजलास में वक्फों के तबसरे जो है वक्फों के साथ होते रहते हैं। कौंसिल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। सलामती कौंसिल के फैसले 15 में से कम 9 अरकान की राय के मुताबिक तय पाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन 9 अरकान में पांचों मुस्तकिल अरकान शामिल हो। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन की राय न दे तो मामला तय नहीं पा सकता। मुस्तकिल अरकान के इस अख्तियार को वेटो का नाम दिया गया है। अमन व अमान का क़याम, बैनुल अक़वामी लवाज़मात का हल, नए ममालिक की रुकनियत और इसके खात्मे की सिफारिश, बैनुल अक़वामी अदालत, इंसाफ के जजों का चुनाव और जनरल सेक्रेटरी के चुनाव की सिफारिशात सलामती कौंसिल को भेजना इसके अहम फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद तौलीती कौंसिल क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया ताकि वो इन नए इलाकों के अवाम के सकाफती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील बतौर निगरान करे, और ये निगरानी इस वक़्त तक रहेगी जब तक कि ये कौमें आज़ादी हासिल करने के लिए काबिल नहीं हो जाती। अब ये इदारा अपनी अफादियत खो चुका है। उसके बाद है मुआशी व माशरती कौंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसिल। कौंसिल के कुल अरकान की तादाद यहाँ 54 है। इनका चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती हैं। हर रुकन की मियाद 3 साल है। 1/3 अरकान हर साल रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह नए अरकान मुंतखब कर लिए जाते हैं। कौंसिल के इजलास साल में 3 बार तलब किए जाते हैं। इनके अलावा खुसूसी इजलास भी बुलाया जाता है। मुआशी व माशरती कौंसिल के अरकान अपने इस साल में 3 बार तलब किए जाते हैं और इनके अलावा खुसूसी इजलास भी बुलाए जाते हैं। मुआशी व माशरती कौंसिल के अरकान इनमें से एक रुकन को बतौर सदर चुन लेते हैं। इंसानों की मयार ज़िंदगी को बुलंद करना और मुआशी व माशरती तरक्की की कोशिश करना, तालीमी, साइंस और सकाफती शोबे में ताउन और बेरोजगारी, गुर्बत और बीमारी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करना वगैरह भी इनके फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद है जी बैनुल अक़वामी अदालत। ये क्या करती है? अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का एक अहम उज़ू है। अदालत के जजों की कुल तादाद 15 है जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका चुनाव 9 साल मुद्दत के लिए जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती हैं। एक मुल्क से एक से ज़्यादा जज नहीं लिया जा सकता। अदालत अपने फैसले हाजिर अरकान की अक्सरियत की राय के मुताबिक करती है। रियासत के माबैन तनाज़ात का हल कराना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल है। नीज़ तमाम मौज़ूआत पर मुकदमात के समाअत करना और बैनुल अक़वामी क़वानीन की तशरीह और तौज़ीह करना और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को कानूनी मशवरा देना इसके फ़राइज़ में शामिल है। नंबर 6 लास्ट में है सेक्रेटरीट। ये अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में कायम है। सेक्रेटरीट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। इसके मुआवनत के लिए कई सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करती हैं और ये तमाम इदारों के इजलास की कार्रवाइयों और ख़त व किताबत वगैरह का रिकॉर्ड महफूज रखना इनके अहम फ़राइज़ में शामिल हैं। अब आ जाते हैं जी हम पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन फॉर पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार क्या है? दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार जो है मंदरजा झेल पॉइंट्स में दिया गया है। इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया और ये चाहता है कि दुनिया में झगड़ों का फैसला पुरअमन तरीक़ों से हो जाए। दुनिया में मुख्तलिफ तख़फ़ीफ़ असलाह को कोशिशों में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ दिया है। जनूबी अफ्रीका और रहोड़ एशिया मौजूदा जिम्बाब्वे में नस्ली इम्तियाज़ की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआशी मुक़ाता
की पॉलिसी अपनाई तो पाकिस्तान ने इस पर अमल किया और इन ममालिक से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। सितंबर 1965 में पाक भारत जंग ख़त्म हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने जंग बंदी कबूल कर ली। पाकिस्तान ने महकूम और ग़ुलाम कौमों के हक़ खुद इरादियत की हमेशा हमायत की है। इस वजह से पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई पर बैनुल अक़वामी कंट्रोल की हमेशा हिमायत की है। पाकिस्तान ने अमन के क़याम के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर कांगो समेत दुनिया के कई ममालिक में अपनी फ़ौजें भेजी। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की आज़ादी का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया और तमाम पुरअमन ममालिक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खोलने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया और लीबिया को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनवाने में मदद दी। पाकिस्तान ने अलजायर की आज़ादी की हमायत की। ट्यूनिस और मराकश की आज़ादी और खुद मुख्तारी की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने नहर सुएज़ के मसले पर भी मिस्र के मौक़िफ़ की हिमायत की। बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के कब्जे से खाली कराने की करारदाद जनरल असम्बली में पेश की और अक्सरियत से पास करवाई। दुनिया में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान बहुत मौसर किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एमसीक्यूज पर। इसको मैं फास्टली पढ़ देती हूँ। इसी चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है जो हमने भी पढ़ा है। सबसे पहले है पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, एशिया में मौजूद है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गॉट इन द इंडिपेंडेंस 1949 में हुआ। टोटल लेंथ ऑफ सिल्क रोड की जो टोटल लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। द मेन डिप्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज कश्मीर इशू। The Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan। ये कब साइन हुआ था? ये पानी का ट्रीटी वाटर जो प्लान है वो कब हुआ था? ये 1960 में साइन हुआ था। आगरा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फ्रॉम द 14 जुलाई 2001। 14 जुलाई 2001 को ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई आगरा में। शाह ऑफ ईरान विजिटेड टू पाकिस्तान। इन शाह ऑफ ईरान जो है वो पाकिस्तान का विजिट उन्होंने कब किया? 1950 में। इस्लामिक रेवोल्यूशन अकर्ड इन ईरान 1979। Russian forces entered into the Afghanistan in December 1979. The tragedy of Aqsa Mosque fire in 1969. Second Islamic Conference was held in Pakistan in 1974. Pak-Saudi Economic Commission was set up in 1998. Central Regional Cooperation for Development RCD was established in July 1964. Central Asian countries got their freedom 1991. President of Turkmenistan had also visited Pakistan in 1994. तकरीबन ये जो है 37 के करीब MCQs इसी टॉपिक से रिलेट है। ये मैंने इसमें कर दिए हैं। जैसे आप लोगों ने पहले मुझे कहा था कि इसमें लाजमी जो है MCQs शामिल किया करें, तो इस दफ़ा मैंने ये इंक्लूड कर दिया है। द फर्स्ट हेड मीटिंग ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 1985। 13 हेड्स कॉन्फ्रेंस जो 13वीं हेड कॉन्फ्रेंस हुई सार्क की वो 2005 में हुई। 6th सार्क कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1991 में हुई। 20वीं सार्क हेड कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई वो 1998 में हुई। 3rd जो हुई वो 1987 में हुई। जो 11वीं सार्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वो 2002 में हुई। मालदीव कंसिस्ट ऑफ आइलैंड, जो मालदीव जो है वो कौन से आइलैंड जजीरे में वाक़ मालदीव और इंडियन आइलैंड के दरमियान जो जजीरे हैं वो तकरीबन 2000 हैं। द 5th सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई 1990 में। The American ambassador presented his credentials to the Quaid-e-Azam in 1948. Liaquat Ali Khan visited America 1950. Mr. Ziaul Haq visited America in December 1982. The Prime Minister of Pakistan, Muhammad Khan Junejo, visited America in 1986. Benazir Bhutto visited America at the end of 1990. Terrorist attack in the America in 11th September 2001. Geneva Pact was signed in 1989 and the Treaty of Cento was decided in 1955. The European Union is organized of 27 countries. United Nations
organization came into being in 24 October 1945. UNO has based organization 7 और उसके बाद है जी सेक्रेटरीट ऑफ UNO is situated in न्यू यॉर्क। ये तो जी आज का हमारा PST का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है, इसमें हम लोग जो है जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो मिक्स हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं आप लोग, जो भी पूछना हो। आज का टेस्ट भी आपका 9:30 बजे तक इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कर दूंगी। अब जी हमने कल जो किया था हमने किया था पास्ट पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। आज जो है 51 से 100 तक मेरे पास क्वेश्चन है। ये हमारा 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व हो जाता है। तो ये अब आप लोग ने पूरा का पूरा ही याद करना होता है, पूरा एक वीक भी होता है इसमें, तो इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस को भी। तो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह वो आपका काफ़ी जो है उम्मीद है कि मैं आपका 50 नंबर का जो है पेपर बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें जो है पीछे से भी 10% इंक्लूड करूंगी, जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले उसको भी रिव्यू कर लीजिएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आज हम पेपर को। मंदरजा झेल में से किस मुल्क ने हाल ही में आइन में तरमीम करके खवातीन को बादशाहत का हक दिया? तो इसका जवाब है जापान। उसके बाद जी सवाल है मंदरजा झेल में से कौन सी इजाद सबसे पुरानी है? घड़ी, खुर्दबीन, बैरोमीटर या साइकिल? तो दुरुस्त जवाब है घड़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है? हॉलोकॉस्ट जो है वो है दूसरे जंग अजीम के दौरान यहूदियों का कत्ल। E इज इक्वल टू MC2C, ये क्या है? इसको किस चीज का रफ्तार है ये? तो दुरुस्त जवाब है ये रोशनी की रफ्तार को कहते हैं। मायोबिया के नुक्ते नज़र की खराबी है किसकी? ऑब्जेक्ट बंद करें, दूर की चीजें, क्लॉड ऑब्जेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है दूर दराज अशिया। जदीद नफ्सियात का बाप किसको कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है सिगमंड फ्रॉइड को। सूबा पंजाब के पहले वजीर आला कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब है इफ्तिखार हुसैन खान ममदून। नंबर 58 पर जो क्वेश्चन है वो है फ्रांसीसी मुस्लिम फुटबॉल स्टार ज़ैदान पैदाइशी तौर पर किस मुल्क से ताल्लुक रखते थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है अलजायर से ताल्लुक रखते थे। 59 पे क्वेश्चन है कोरियोग्राफी क्या है? कोरियोग्राफी जो है फने रक्स को कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जंगल के वक्त के लिए नजरिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया गया। ये जो किया गया है वो किया है मौलवी तमीज़ुद्दीन बमुकाबला रियासती केस के। उसके बाद ये अवैक्स AWAC ये मुखफ़फ़ है किसका? तो ये जो है एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम का मुखफ़फ़ है। नंबर 62 पे है गोल्डन गेट कहाँ वाक़ है? गोल्डन गेट जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में वाक़ है। अच्छा जी नंबर 63 पे एक क्वेश्चन है एक रिट किसी दूसरे को हिरासत में लेने वाले शख्स की हिदायत करता हो, इसको हुक्म देता है कि एक मखसूस वक्त और जगह पर कैदी की लाश को दिन के साथ और इसकी सुर्खी और हिरासत की वजह जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कहलाता है हैबियस कैर्पस रिट। नंबर 64 पे है जब स्टॉक मार्केट नाकाम हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बर्दाश्त कहते हैं, बेयर करना। मंदरजा झील में कौन सा दरिया खत इस्तवा को 2 बार अबूर करता है? कांगू का जो है दरिया। उसके बाद नंबर 66 पे क्वेश्चन है एशियाई तरक्कियाती बैंक ADB का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? तो ये वाक़ है मनीला में। रात का अंधापन जिसे नाइट ब्लाइंड कहा जाता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये जो है नाइट ब्लाइंड जो होता है वो विटामिन A की कमी की वजह से होता है। वस्ती एशिया का फातेह कौन है? वस्ती एशिया का फातेह कतीबा बिन मुस्लिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंडिया विंस फ्रीडम का मुंसिफ कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मशहूर किताब है ए हिस्ट्री ऑफ गॉड लिखी गई, जो इसकी मशहूर किताब ए हिस्ट्री ऑफ गॉड लिखी गई कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी थी। दर्जल में से कौन सा मुल्क सतह समंदर से नीचे वाक़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है हाईलैंड।
नेक्स्ट सवाल है जी, रूहुल इस्लाम किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सैयद अमीर अली ने। अखोरी डैम इसमें किस में वाक़ है? अखोरी डैम खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। नंबर 74 पे है, ताकला मकान सहरा वाक़ है कहाँ पर? दुरुस्त जवाब है जी चाइना में, चीन में वाक़ है। खलील जिब्रान का ताल्लुक कहाँ से है? खलील जिब्रान का ताल्लुक लेबनान से है। नंबर 676 पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर इस किस में वाक़ है? तो ये इसका सही जवाब जो है इसका सही जवाब है, आई थिंक इसमें मिस हो गया है। इसका सही जवाब मैं आपको व्हाट्सएप में दोबारा कर देती हूँ, इसमें पेस्ट नहीं हो पाया। नंबर 77 में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? हाँ जी, ये हो गया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका सही जवाब है जेनेवा स्विट्जरलैंड। नंबर 78 है, बरे सगीर का हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते हुए मरा। क्या खेलते हुए मरा था? पोलो चौगन। नंबर 79 पर है, बाबर का मकबरा वाक़ है कहाँ? बाबर का मकबरा काबुल में वाक़ है। दूसरा सवाल है जी, नंबर 80 पे, मंदरजा झील में से कौन सा बादशाह का मकबरा बरे सगीर में वाक़ नहीं है? वो है जी बाबर का वाक़ नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान है। मंदरजा झील में से किस खातून वजीर आजम का सबसे तवील दौरानिया है? तो इसका सही जवाब है बांद्रा नाइके। बांद्रा नाइके का जो है सबसे तवील दौरानिया है वजीर आजम का। और नंबर 83 पर है, हैरी पॉटर का मशहूर किरदार क्या है? हैरी पॉटर का जो मशहूर किरदार है वो जेके रोलिंग है। 84 पे जो सवाल है, क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, क्या है? तो इसका सही जवाब है, ये एक अहम जुज़ो के तौर पर डीएनए से बना है। क्रोमोसोम्स किससे बना है? एक अहम जुज़ो के तौर पर डीएनए से बना है। कौन सा विटामिन इंसानी जिस्म को सूरज की रोशनी फराहम करता है? विटामिन डी इसका सही जवाब है। इंसानों में अल्जाइमर की बीमारी इन्हेतात की खसूसियत क्या है? अल्जाइमर जो है एक बीमारी है, तो ये जी इसका है सही जवाब, ये असाबी खुलियात की बीमारी है अल्जाइमर। दर्ज झेल में से कौन सी तहजीब दजला के किनारे वाक़ है? तो ये है सोमरी तहजीब। फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड में वाक़ है। यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में वाक़ है न्यूयॉर्क में। इसका जवाब है न्यूयॉर्क में वाक़ है। 14वीं सदी में मंगोलों को किसने शिकस्त दी? तो इसका सही जवाब है रुकनुद्दीन बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इराक का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड कौन सा है? तो इनमें से इसका सही जवाब है किरकुक ऑयल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का क्या मतलब है? विष्णु का मतलब मुहाफिज के हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के मौजूद सफ़ीर कौन हैं? तो अमेरिका में मौजूद जो अभी करंट सफ़ीर जो हैं वो एजाज अहमद चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जंग अजीम के दौरान अमेरिका का सदर कौन था? तो इसमें सही जवाब है अमेरिका का सदर वुडवर्ड विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कर लेते हैं, खुराक मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है जापान की। किस साल में मिस्र ने नहर सुएज को कौमी शक्ल दी? 1956 में। सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस रियासत में वाक़ है? इसका दुरुस्त जवाब है कैलिफोर्निया में। कौमों के दरमियान नेक्स्ट सवाल है जी, कौमों आर्मिगेडन क्या है? आर्मिगेडन जो है इसका जवाब है कौमों के दरमियान एक आखिरी जंग है जो दुनिया को ख़त्म कर देगी। आर्मीगेडन एक ऐसी जंग का नाम है जो दुनिया को ख़त्म कर देगी। 99 है, सेलेबस्ट्री का पुराना नाम क्या है? सेलेबस्ट्री का पुराना नाम हरारे है। अब वो कहते हैं जी, सवाल दिया हुआ है 100 नंबर पे, H591 क्या है? ये एक वायरस का नाम है H591। तो हमारे जो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक दो मैंने आगे भी कर दिए, कोई बात नहीं, इसको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में कर देती हूँ। मेरा लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। जी मिस नगीना, कोई क्वेश्चन?